नमस्कार साथियों, वेलकम टू EL1 क्लासेस दैट इज़ लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये 29 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ था। और चूँकि कोरोना काल के बाद जो है काफ़ी पेपर इधर-उधर हुए थे। कुछ पेपर जैसे कोरोना काल में कैंसिल हुए थे, तो उन पेपर्स को कुछ को कंबाइंड रूप में कराया गया, कुछ को आगे-पीछे टाइमिंग के साथ कराया गया था। तो हम एक-एक पेपर को कंटिन्यूअसली जो 2024 से उल्टी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, 2024 से 23 फिर 22 का नंबर आया, फिर 21 का, 20 का, 19 का, इस तरीके से हम लोग चलते जाएँगे। पिछले लास्ट 10 ईयर का कम से कम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर्स। और कोशिश ये करेंगे कि जो पूरा का पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन, वो एक ही वीडियो में या फिर बहुत ही अगर आवश्यकता हुई तो 2 वीडियो में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा EL1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम का लिंक। और अगर आप यहाँ पे EL1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिसमें डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसकी जानकारी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया बिकम ऑपरेशनल। तो यहाँ पे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब ये SRS की बात हो रही, तो ये 1969-70 के बीच में यहाँ पे ये उस समय चालू हुआ था। फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ ए डेमोग्राफिक सर्वे इन इंडिया इनिशिएटेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो होता है वो गृह मंत्रालय के तहत आता है, और गृह मंत्रालय के तहत जो सेंसस कमिश्नर है वो काम करता है, और ये सेंसस भी कराते हैं और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जो SRS जो सर्वेज हैं वो भी कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें क्या है कि ये इट इंट्रोड्यूसेस इन 1969 to 70 to provide reliable annual estimates of birth and death rates at the national and सब नेशनल लेवल। ठीक है? फिर इसमें प्राइमरी सेक्टर को क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम एस्टिमेट करते हैं, तो बर्थ और डेथ रेट। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को भी इसमें मेजर किया जाता है, क्योंकि बर्थ और डेथ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बर्थ और डेथ का जो डिफरेंसेस होता है वही पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। फिर असेसिंग द हेल्थ एंड मॉर्टेलिटी ट्रेंड्स। फिर इसमें IMR मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। और ये SRS बुलेटिन का जो लास्ट डेटा होता है उससे कई क्वेश्चन आपके UGC नेट के पॉपुलेशन स्टडीज वाले पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर नेशनल सैंपल सर्वे NSS इज इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। 1950 में इसको स्थापित किया गया था और ये 1951 से काम करना शुरू किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है तो यहाँ पे 1950 होगा। ठीक है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे जब इसका स्थापना मतलब नेशनल सैंपल सर्वे की जब स्थापना की गई थी तो एक डिपार्टमेंट के रूप में की गई थी, और अब इसके लिए एक अलग से मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया है जिसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वेरिएबल among the following is not demographic characteristic of the population। तो डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी भी पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एज, सेक्स और मैरिटल स्टेटस होता है, लिटरेसी लेवल नहीं होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि नॉट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ एज हीपिंग। डिग्री ऑफ एज हीपिंग के लिए आपको बताया गया था कि विपल्स जो इंडेक्स होता है वो डिग्री ऑफ एज हीपिंग की बात करता है। इस पे पिछले भी जो हमारे पास पिछले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए हैं उसमें इसकी विस्तार से चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर लिखा गया कि विपल इंडेक्स इज ए मेजर used to determine the degree of age heaping which refers to the tendency of the people round their age to number ending
0 to 5। ठीक है, ये मतलब 5 के मल्टीप्लायर में चलता है। जो एज हीपिंग की बात होती है, जब हम एज इसमें कैलकुलेट करते हैं तो 0, 5, 10, 15 इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं। अब इसके बाद यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज कंसीडर्ड फॉर द न्यूमरेटर टू कैलकुलेट द पीरियड प्रीवेलेंस रेट ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड द टाइम पीरियड इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द पीरियड प्रीवेलेंस रेट ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। तो इसको देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो प्रीवेलेंस रेट होता है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ लिटरेसी लेवल, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर प्रीवेलेंस रेट जो होता है उसमें दोनों बोथ न्यू और ओल्ड दोनों केसेस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। प्रीवेलेंस रेट क्या होता है या इंसिडेंस रेट क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले पेपर्स में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रीवेलेंस पीरियड प्रीवेलेंस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ केसेस बोथ न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग ऑफ ए डिजीज और कंडीशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये बेसिकली कोरोना काल की बात हो रही थी, जब उसमें R0 और इन सब की बातें हुई थी। कोरोना काल में कहा गया था R0 का मतलब क्या है कि वह आदमी, वह व्यक्ति जिसकी पहचान हुई है जहाँ से बीमारी की शुरुआत हुई, मतलब पहला व्यक्ति, चाहे वो किसी स्पेसिफिक एरिया या टाइम पीरियड की बात होती है, उसको R0 फैक्टर कहा जाता है। R0 मतलब उसको एक इंडिकेटर के रूप में माना जाता है जहाँ से कोई भी बीमारी स्टार्ट हुई है। तो उसी सेंस में यहाँ पे प्रीवैलेंस रेट काफ़ी चर्चा में आया था कि प्रीवैलेंस रेट क्या है कि एग्जिस्टिंग और जो न्यू केसेस हमारे पास आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से जो हेल्थ के मेजर्स थे, जो उस समय प्रिकॉशंस लेने थे कोरोना काल के दौरान, वो चीज़ें हमें प्रीवैलेंस रेट के माध्यम से अच्छे से डिसाइड करने में आसानी होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स डबल टाइम फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। तो डबल टाइम के लिए PT बराबर आपको बताया गया था P0 और e की पावर RT होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, 2 करना है, 2 टाइम्स P0। तो R बराबर क्या, RT बराबर क्या हो जाएगा, log 2, और क्या पूछ रहा है, T बराबर, तो log 2 अपॉन R हो जाएगा, log 2 अपॉन R, ये 2। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक ए सैम्पलिंग यूनिट कैन बी रिपीटेड फॉर मोर देन वंस। तो एक से अधिक बार कब रिपीट हो सकती है, जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का केस हो। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं होगा, सिंपल सैम्पलिंग, सिंपल ये सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज से वही प्रभावित होता है जो डिपेंड करता है नॉर्मल कैलकुलेशंस पे, मतलब क्या कि अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन में थोड़े से टिपिकल कैलकुलेशन होते हैं, तो वो उतना नहीं प्रभावित होते जितना अर्थमेटिक मीन प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशंस लिखी गई हैं, हालांकि ये बहुत मतलब की नहीं है आपके लिए। या यहाँ पे हाँ एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज है, फिर ये लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज होता है, ये मोर अफेक्टेड बाय स्मॉलर वैल्यूज। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा हार्मोनिक मीन में, कि स्मॉलर वैल्यूज से मोर अफेक्टेड होता है। तो इसलिए उस केस में जहाँ पर हमारे पास जो छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मतलब मिनिमाइज्ड चीज़ें हैं, अगर उनका हमें उनको ज़्यादा वेट देना होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। फिर ट्रिम्ड मीन है, ट्रिम्ड मीन, दिस मीन इज कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज बिफोर कंप्यूटिंग द एवरेज। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि ट्रिम्ड में क्या है, ट्रिमिंग कर दिए, जैसे आप लोग ट्रिमर नहीं यूज करते बाल वाल कट करने के लिए, तो उसमें क्या है कुछ पोर्शंस काट दिया जाता है पॉपुलेशन का, तो उसी को हमने ट्रिम्ड मीन कह दिया। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें मीन एक्स 4 है और डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार मतलब 4, और हमारा एक्स यहाँ पे क्या है
2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसको निकाल लीजिए, ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 1 0 1 4। ये क्या हो जाएगा 4 1 5 2 10। ठीक है, तो मीन स्क्वायर आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा फिर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन इंश्योर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। जो रिलायबिलिटी होती है उसकी किस डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी किस मेजर ऑफ डिस्पर्सन की हाईएस्ट होती है, तो जो आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है उसी की रिलायबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन होता है, उसी तरीके से आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू डिस्क्राइबिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो हमारी वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट टाइम में, उसमें वर्किंग एज मतलब जो हमारे पास एक तरीके से कहा जाए तो कहीं कहीं 16 से 59 साल लिया जाता है, कहीं 18 से 59 साल लिया जाता है। तो मतलब ये कहने का कि 18 से 59 साल के बीच में जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, या कहीं 64 लिया जाता है कुछ कुछ डिफिनीशंस में। तो मतलब ये कहने का कि भारत इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का की कंडीशन में है। मतलब भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो जिसकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 60 या 60 ईयर के कम के मतलब इसके बीच में इंक्लूड कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना, तो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ओविंग टू ड्रॉप इन द फर्टिलिटी, नहीं ये गलत है। बेटर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट ड्यू टू द लो बर्डन ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन, नहीं ये भी कुछ मतलब का नहीं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ओविंग टू द लार्ज शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड रिलेटिव लो चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। तो इसमें जब हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है तो उस केस में हमारे पास लो चाहे डिपेंडेंसी रेशियो होता है, चाहे ओल्ड एज के लिए हो चाहे चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो हो, वो दोनों उस केसेस में कम होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि डी फैक्टो पॉपुलेशन क्या होती है। डी फैक्टो पॉपुलेशन रिफर्स टू, तो ये एक तरीके की पॉपुलेशन होती है जो किसी निश्चित एरिया में प्रेजेंट होती है। तो ऑल पीपल प्रेजेंट इन ए एरिया एट ए गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो गिवन टाइम पीरियड में जो हमारे पास पॉपुलेशन किसी भी रीजन में प्रेजेंट होती है उसको हम डी फैक्टो पॉपुलेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स recorded the highest increase in the number of census town between 2001 to 2011। मतलब 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उसमें कौन सा ऐसा हमारे पास स्टेट था भारत का जिसमें सबसे अधिक सेंसस टाउन बने, तो ये था वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब सेंसस टाउन किसको कहते हैं, सेंसस टाउन किसको कहते हैं, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि इसकी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन 5000 से ऊपर हो, पॉपुलेशन जो है मोर देन 5000 हो, और इसके बाद इसका जो लोगों का स्पेशली जो मेल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन स्पेशली मेल पॉपुलेशन में जो 75% जो शेयर है वो नॉन एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए 75% ऑफ द पॉपुलेशन। फिर इसके बाद इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो 400 से ऊपर होनी चाहिए। इसमें ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये हमारा 400 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में किसी भी टाउन को, किसी भी गांव को, जिस गांव में हमारे पास ये एक्टिविटीज़, पहले देखिए पहले गांव होता है, फिर सेंसस टाउन बनता है, फिर टाउन बनता है, फिर उसके बाद उसको नगर पंचायत ही ज़्यादातर केस में टाउनशिप या फिर उसको नगर पंचायत कह देते हैं, फिर नगर परिषद आता है, फिर नगर अलग अलग स्टेट्स में अलग है, जैसे एमपी में अलग है, यूपी में अलग है। तो नगर पंचायत, नगर परिषद, फिर उसके बाद नगर पालिका, फिर नगर निगम हो जाता है। ठीक है,
तो उसमें पॉपुलेशन के ही क्राइटेरिया होते हैं। करोड़ से ऊपर होने पे पॉपुलेशन उसको नॉर्मली, सॉरी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होने पे उसको नगर निगम बोल दिया जाता है। फिर महानगर उसको बोला जाता है जहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इस तरीके से है। तो जब 2021 की पॉपुलेशन जब अभी तो मान लीजिए हुई नहीं जनगणना, जब जनगणना होगी तो उसमें ये चीज़ें अच्छे से डिफाइन की जाती हैं फिर से, कि कितने हमारे पास सेंसस टाउन बढ़े हैं, कितने नगरों को हमने महानगर घोषित किया हुआ है, कितने हमारे पास जो नगर पालिका परिषद थे उनको हमने नगर निगम में घोषित किया हुआ है। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चर्चाएँ होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखेंगे सेंसस टाउन पश्चिम बंगाल में थे, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में, इस तरीके से हमारे पास आते हैं। तो यूपी का कोई एग्जाम हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा 267 हमारे पास सेंसस टाउन यहाँ पे थे उस समय। अब इसके बाद जैसे अदर किसी स्टेट से जो देख रहा है ये वीडियो, तो उसको अपने स्टेट का पता होना चाहिए कि हमारे अपने स्टेट में कितने सेंसस टाउन 2011 की पॉपुलेशन में घोषित किए गए थे। अब इसके बाद बोंगाट मॉडल है। बोंगाट मॉडल में क्या है कि सॉरी यार, in Bongard model, the index of proportion married CM is equal to MA GA into अपन समेसन GA। तो GA इसमें क्या रिफर करता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास GA जो होता है एज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन रेट या एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, क्या ये इंडिकेट करता है? तो इसमें देखेंगे हमारे पास जो GA का मान होता है, ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को हमारे पास इंडिकेट करता है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर तो बोंगाट मॉडल में हमारे पास जो प्रोपोर्शन मैरिड का जो फार्मूला है वो ये है CM इज इक्वल टू MA GA अपान समेसन GA। ठीक है, इस तरीके से इसको एक कह सकते हैं कि वेटेड मीन है किसका, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का, क्योंकि GA हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। फिर MA क्या रिप्रेजेंट करता है, एज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मैरिड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा हाँ, तो MA is crucial for calculating the proportion married CM and it helps to determine how marriage pattern affect fertility। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एजम्पशन इन द कैलकुलेशन ऑफ SM AM। SM AM क्या होता है कि ये सिंगुलेटेड मीन एज एट मैरिज होता है। सिंगुलेटेड मीन एज एट मैरिज, इसका मतलब क्या होता है कि हम इस केस में जो मैरिज पैटर्न है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। स्पेशली जो न्यू मैरिड लोग होते हैं या फर्स्ट टाइम जो मैरिड होते हैं, कुछ केसेस डाइवोर्स के या फिर विडो वाले भी होते हैं, तो उस केस में हमारे पास उनको हम कैलकुलेशन जब करते हैं विडो और इन चीज़ों को, तो उसको SM में नहीं कैलकुलेट करते, फर्स्ट टाइम मैरिड लोगों की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम मैरिज है रिमेन कांस्टेंट इन पास्ट, ये जो मतलब हमारे पास बेसिक एजम्पशन होता है, ये हमारा एजम्पशन उसमें माना जाता है कि जो मैरिज पैटर्न है वो पास्ट में कांस्टेंट रहा हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो सिंगुलेटेड मीन एज एट मैरिज इज ए डेमोग्राफिक मेजर यूज्ड टू एस्टिमेट द एवरेज एज एट विच इंडिविजुअल मैरी फॉर फर्स्ट टाइम। ये ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। फिर इसके बाद इट इज़ बेस्ड अपॉन द सेंसस डेटा एंड कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। द बेसिक assumption of SAM is that marriage pattern have remains relatively constant over a certain period. This allows demography to use the proportion of individuals who have never married by a specific age to estimate the mean age at first marriage। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें करते कैसे हैं इसके SAM को कैलकुलेट करने के लिए, पहले करते हैं कि सेंसस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और किनका जो नेवर मैरिड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप के। फिर उसके बाद डिटरमाइन प्रोपोर्शन ऑफ नेवर मैरिड इंडिविजुअल्स, फिर उसके बाद एस्टिमेट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको एस्टिमेट करने का यहाँ पे
एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला हम थियरी पोर्शन जब कवर कराए थे तो उसमें बताया गया है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एक्सप्लेन व्हाई ए पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन इफ अ फर्टिलिटी डिक्लाइंस। जब हमारे पास फर्टिलिटी कम हो रही हो, फर्टिलिटी रेट हमारे पास, जैसे भारत में प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम कहते हैं 2001 की तुलना में 2011 में फर्टिलिटी रेट हमारा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ गई। उसी तरीके से अभी जैसे 2021 की पॉपुलेशन हो और सपोज करिए कि इस तरीके से हमारे पास हो कि फर्टिलिटी रेट तो और डिक्रीज हुई, लेकिन जो हम लोग 121 करोड़ के आसपास 2011 में थे, अभी 140 करोड़ हो गए हैं। तो मतलब क्या कि ये जो हमारे पास फर्टिलिटी रेट तो हमारा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उसको एक्सप्लेन करने का जो मेथड होता है, या उसको जो एक शब्द के रूप में इंडिकेट करते हैं, पॉपुलेशन मोमेंटम होता है। ठीक है, पॉपुलेशन मोमेंटम रिफर्स टू कंटिन्यू ग्रो ऑफ ए पॉपुलेशन आफ्टर फर्टिलिटी रेट हैव डिक्लाइन टू रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल आपका 2.1 होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पॉपुलेशन जो मोमेंटम होता है वो डिफाइन करता है किस तरीके से इसका फर्टिलिटी पैटर्न होगा। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर वाज यूज्ड बाय ब्रास फॉर फर्टिलिटी एस्टिमेट। तो ब्रास का आप जानते हैं कि पीएफ रेशियो था, ब्रास ने एक रेशियो दिया था जिसको पीएफ रेशियो कहते हैं, और जिसमें पी और एफ इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि पी जो हमारे पास होता है, दीज आर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन विच एज ग्रुप who have had certain number of child by time of the census or survey। ठीक है, अब एफ रेशियो क्या होता है, पी रेशियो अलग होता है, एफ रेशियो अलग होता है। तो ये क्या होता है, दीज आर द करेंट फर्टिलिटी रेट्स फॉर द सेम एज ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन रिसेंट टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर लिया गया है, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देते हैं, फिर ये एस्टिमेट करते हैं पी एफ रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट यूज ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ डिजीज। तो ये नॉर्मली जो है काज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको बनाया गया था, कि जो हमारे पास इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, ये विश्व स्तर पे जो WHO कैलकुलेट करता है इसको, और WHO जब कैलकुलेट करता है तो फिर उस केस में वो डिफाइन करते हैं कि किन किन डिजीज़ को हम जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ काज ऑफ डिजीज़ है, पिछले पेपर्स में इसको मतलब बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि कौन कौन सी डिजीज़ को हम काज ऑफ डेथ मानेंगे। ठीक है, डेथ तो होती है, जब भी किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, चाहे वो लंग्स फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, या कैंसर हो, कोई बीमारी हो बड़ी, या कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा गया है कि कौन सी जो जिनका प्रोपोर्शन देखेंगे, या जिनका हमारे पास कुछ अदर जैसे पैटर्न है। अदर पैटर्न कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे लोगों का रहन सहन, फिर उसके बाद डायबिटीज़, फिर इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उनको उनको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काज ऑफ डेथ बेसिकली इससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट पेरिनेटल मोर्टेलिटी। पेरिनेटल मोर्टेलिटी जो हमारे पास एक टर्म होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टिल बर्थ का मतलब जो बच्चे मतलब मृत पैदा होते हैं, स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बच्चे जन्म के समय ही मरे हुए पैदा होते हैं, उनको स्टिल बर्थ। और सॉरी, और उसके साथ साथ हमारे पास देखेंगे तो अर्ली नियोनेटल जो डेथ होती है, उन दोनों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। मतलब क्या कि लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ दोनों को हम काउंट करते हैं। तो ये पेरिनेटल मोर्टेलिटी का हमारे पास केस हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ लाइफ और स्टिल बर्थ, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ फीटस एंड नियोनेट्स। फीटस और नियोनेट्स दोनों की डेथ को यहाँ पे काउंट किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, इट इंक्लूड्स स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब फीटस डेथ अकरिंग एट 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। और फिर इसके बाद नियोनेटल डेथ इसमें इंक्लूड करते हैं,
तो नियोनेटल क्या होता है कि डेथ ऑफ लाइव बॉर्न बेबीज विद इन फर्स्ट वीक, यूजुअली 7 डेज। ठीक है, फर्स्ट वीक में जो हमारे पास डेथ होती है उसको हम यहाँ पे नियोनेटल डेथ कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका बताया गया है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू स्टिल बर्थ प्लस अर्ली नियोनेटल डेथ अपॉन टोटल बर्थ इंटू 1000। ठीक है, अब स्टिल बर्थ में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन बताया गया कि स्टिल बर्थ को हम द नंबर ऑफ फीटल डेथ अकरिंग 28 वीक ऑफ गेस्टेशन आर लेटर। तो ये गर्भावस्था के 28 वीक के बाद या उसके हाँ 28 वीक या उसके बाद जो हमारे पास डेथ होती है उसको हम स्टिल बर्थ डेथ में या फीटल डेथ में हम काउंट करते हैं। अर्ली न्यूनेटल डेथ क्या होती है कि कोई भी बच्चा जीवित पैदा हो और विद इन 7 डेज उसकी डेथ हो जाए, और अगर 7 से 28 दिन के बीच में उसकी डेथ होती है तो उसको लेट नियोनेटल डेथ कहते हैं। ठीक है, 7 से 28 दिन के बीच में। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट और डेथ होती हैं, तो उनको हम अभी मतलब चाइल्ड मॉर्टेलिटी फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी उनको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम बताएंगे अभी इसी पेपर में। फिर इसके बाद इफ ए कंट्री ए हैज़ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब किसी भी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होने का मतलब लोगों की एज जो है वो ज़्यादा है, जैसे भारत में 67 ईयर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज आदमी 67 साल तक जिएगा। जापान वगैरह में देखेंगे तो वो 90 और 100 साल के आसपास जिंदा रहते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होने का मतलब आदमी लंबे समय तक जीवित रह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा देन कंट्री बी वाइल ए हैज़ हायर क्रूड डेथ रेट, मतलब इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है और डेथ रेट क्रूड डेथ रेट भी ज़्यादा है, टोटल डेथ जो होती है वो भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पॉपुलेशन में ओल्डर एज की या ओल्ड लोगों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। 110 साल आदमी हो गया, 100 साल हो गया आदमी, उसके बाद कितना जिएगा यार। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब इसको इन दोनों का कंबाइंड मतलब यही होता है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और उसके साथ साथ यहाँ पे हायर क्रूड रेट डेथ रेट है, CDR जो हमारे पास है वो ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे पास इसका दोनों का मतलब यही होता है कि ए की पॉपुलेशन ओल्डर है बी की तुलना में। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। फिर इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं। इन्फेंट को जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी हमारे पास होती है उसमें हम उसको कहते हैं कि 1 साल तक की जो डेथ होती है, ठीक है, 1 साल तक की जो डेथ हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास चाइल्ड मॉर्टेलिटी में आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी बच्चे का बर्थ हुआ, ठीक है, विद इन 7 डेज अगर उसकी डेथ हो गई तो इसको कहते हैं अर्ली नियोनेटल, अर्ली नियोनेटल डेथ। ठीक है, ऐसा लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इस बीच में हो रही है, इसको लेट नियोनेटल डेथ कह देते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पर बाकी चीज़ें यहाँ पर इसके बाद जो डेथ होती है उनको हम यहाँ पे 1 साल तक 1 ईयर तक हम पूरा कैलकुलेट करें तो इसको हम पूरा पूरा इन्फेंट मॉर्टेलिटी में कंसीडर करते हैं। लेकिन इसके पहले जो स्टिल बर्थ या प्री नेटल जो डेथ होती है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते, इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि वो जन्म के पहले ही वो बच्चे की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें हाँ इसमें ये अर्ली नियोनेटल हुआ, ये लेट नियोनेटल हुआ, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये पोस्ट नियोनेटल इसको इस वाले को कहते हैं कि नियोनेटल जो पीरियड है 28 दिन का उसके बाद जो डेथ होती है तो उसको पोस्ट नियोनेटल कहते हैं। तो ये भी अर्ली नियोनेटल, पोस्ट नियोनेटल और लेट नियोनेटल यहाँ पे शामिल होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी में, जबकि पेरी नियोनेटल डेथ या नेटल डेथ इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, बस टाइम का विशेष मतलब है इसमें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पेरीनेटल डेथ ऑफ फीटस या नियोनेट्स ड्यूरिंग द पेरीनेटल पीरियड इंक्लूड्स द स्टिल बर्थ एंड डेथ विद इन 7 डेज। यही बता रहे हैं ना यहाँ पे कि यहाँ पे इस बर्थ के पहले मतलब हमारे पास जो यहाँ पे, एक सेकंड, अच्छा हाँ हाँ हाँ
ठीक है। अच्छा, अर्ली न्यूनेटल में क्या है कि यहाँ विद इन 7 डेज में जो हमारे पास डेथ होती है उसको हम यहाँ पे अर्ली न्यूनेटल कहते हैं। पेरीनेटल का मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया, फीटस ड्यूरिंग पेरीनेटल पीरियड, इट इंक्लूड्स द फीटल डेथ, स्टिल बर्थ एंड डेथ विद इन 7 डेज। अच्छा हाँ, पेरीनेटल में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे पेरीनेटल में मतलब बर्थ के पहले, मतलब स्टिल बर्थ प्लस ये अर्ली नियोनेटल डेथ, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, इसलिए इसको हम शामिल नहीं करते। अगर यहाँ पे केवल 7 डेज वाला डेटा मिल जाए जन्म के 7 दिनों बाद, तो इसको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। लेकिन जन्म के पहले जो स्टिल बर्थ का पोर्शन होता है, चूंकि पेरीनेटल डेथ में स्टिल बर्थ वाला इंक्लूड होता है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। यही कहते था कि 0 से जो 7 साल तक है, या अर्ली न्यूनेटल डेथ है। अर्ली न्यूनेटल डेथ को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी में, लेकिन स्टिल बर्थ इंक्लूड करने के कारण यहाँ पे पेरीनेटल डेथ को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसमें एक पोर्शन इंक्लूडेड है, एक पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है इसमें। क्योंकि इन्फेंट तब बनता है बच्चा जब वो जन्म उसका मतलब जन्म हो जाता है। जन्म के पहले नहीं कह देते कि हमारा बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पोस्ट नियोनेटल में क्या है कि डेथ ऑफ इन्फेंट 28 से 1 साल, फिर उसके बाद लेट नियोनेटल के साथ से 28 दिन। विच अमंग द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, इज कंसिडर्ड बाई वाल्टर क्रिस्टलर टू डिफाइन थ्रेशोल्ड ऑफ सेंट्रल गुड्स। सेंट्रल गुड्स को एक मतलब इन्होंने, वाल्टर क्रिस्टलर एक स्टेटिशियन थे, या एक तरीके से कहा जाए ये जियोग्राफर थे। जियोग्राफर, जब उसमें ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ेंगे जियोग्राफी में, तो इसमें इन लोगों की स्पेशल थियरी आती है कि फर्टिलिटी या जनसंख्या किस तरीके से हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करती है, या किस तरीके से हमारा मार्केट एरिया जो आसपास का, जैसे कहीं भी मार्केट एरिया है, कहीं भी बड़ी मार्केट है, तो उसके आसपास देखेंगे एक बड़ी जो है पॉपुलेशन रहती है। और उसके आसपास के जो टाउन होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बड़े टाउन का, मतलब दिल्ली का देख लीजिए, फिर उसके आसपास देखेंगे तो अ, लगभग जो सॉरी, छोटे मोटे जो टाउन होते हैं, जो दिल्ली से लगे हुए छोटे मोटे टाउन होते हैं, उनका इतना विकास नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जो हमारा प्रयागराज है, इसके आसपास के जो टाउन्स अगर देखेंगे, तो जो प्रतापगढ़ है, भदोही है, और कौसाम्बी है, या फिर थोड़ा से और दूर चले जाएंगे तो और छोटे मोटे टाउन है, उनका डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाता। यही हाल बनारस के साथ है, यही हाल लखनऊ के साथ है, यही हाल दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, या नागपुर, चेन्नई, जितने भी बड़े शहर हैं उनके आसपास गला जो है ना, उनके आसपास के जो बड़े टाउन हैं, उनके आसपास के जो छोटे मोटे टाउन होते हैं, उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना यहाँ पे होता है अन्य बड़े टाउन का। तो यही चीज़ यहाँ पे इनको बताना है। बताना क्या है कि जो हमारे पास वाल्टर क्रिस्टलर थे, इन्होंने सेंट्रल गुड्स का जो हमारे पास कंसेप्ट डिफाइन किया है, वो क्या था। तो इसमें यहाँ पे टू द मिनिमम मार्केट एरिया नीडेड फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सेंट्रल गुड्स के लिए एक थ्रेशोल्ड था, या एक तरीके से मानक था कि जो हमारे पास मिनिमम मार्केट एरिया है, अगर मिनिमम मार्केट एरिया हमारे पास नहीं है, तो सेंट्रल गुड्स का मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब हर एक आदमी, चाहे वो मतलब कोई नॉर्मल आदमी हो, गरीब आदमी हो, या बड़ा आदमी हो, उसके कंजम्पशन या उसके रहने, उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हीं को जनरली सेंट्रल गुड्स कहते हैं। तो सेंट्रल गुड्स के लिए यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम मार्केट एरिया ज़रूरी होता है इस बिजनेस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे वाल्टर क्रिस्टलर इन द सेंट्रल प्लेस थियरी इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड टू डिस्क्राइब मिनिमम मार्केट साइज और पॉपुलेशन necessary for a good necessary for a service or good to be economically viable. The threshold is the smallest number of the consumer required to ensure
that the business providing certain goods or services can be sustainable। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई कि दिस इज़ द लीस्ट जियोग्राफिकल एरिया or the minimum number of people needed to support a business or services without incurring a loss। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a small grocery store might need a minimum 500 household in its vicinity to remain profitable। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोचिंग ही चला रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई सिलेबस जो कोर्स है वो परचेज ना करें तो लॉस कितने दिन आदमी झेलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी सेंट्रल गुड को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम एक एरिया या मिनिमम ज्योग्राफी या मिनिमम हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसी को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज के केस में मतलब इसको मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होगा। जैसे आप मान लीजिए किसी कहीं दूर दराज के एरिया में है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वहाँ पर आपको कोई बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हिमालय की जो अपर बेल्ट है, लद्दाख का एरिया है या फिर जो सियाचिन ग्लेशियर का है, सियाचिन ग्लेशियर में बना दीजिए एक शॉपिंग मॉल बड़ा सा, कोई नहीं जाने वाला क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है और वहाँ जाना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें डेवलप की जाती हैं मार्केट एरिया या फिर जो कोई भी बिजनेस सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड पॉपुलेशन होती है उसी के आसपास की चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जाती हैं। जैसे देखेंगे तो भारत में मोबाइल की डिमांड आज के 10 साल 15 साल पहले काफ़ी कम थी, अब प्रेजेंट टाइम में मोबाइल की डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर कास्ट कटिंग के लिए या अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कास्ट कटिंग होगी, मिनिमम पैसे में आप चीज़ें दोगे तभी सस्टेन कर पाओगे, तो कास्ट कटिंग के लिए ज़्यादातर देखेंगे उद्योग चाइना से भारत में शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे ला के बेच रहे हैं। जो ट्रेवलिंग कास्ट है वो चीज़ें जो है मतलब बहुत ही ट्रेवलिंग कास्ट, फिर उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी, फिर अदर टाइप के जो जीएसटी वगैरह इत्यादि लगते हैं जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, उसके कारण उनका रेट बढ़ जाता है। तो उस केस में वहाँ पे उनको सर्वाइव करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने उठाकर फैक्ट्री चाइना से उठा के भारत में, वियतनाम में, जहाँ पे सस्ता लेबर है, जहाँ पे कम कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर एक दुकान है, कुछ कोई और चीज़ है, तो उसमें हमारे पास सस्टेन करने के लिए बिजनेस एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइन फोर्स माइग्रेशन अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो फोर्स माइग्रेशन क्या होता है? तो फोर्स माइग्रेशन में ऑब्वियस सी बात है कि इमिग्रेंट जो होते हैं ये, या इमिग्रेंट ये इनकमिंग वाले होते हैं, ये अप्रवासी होते हैं या प्रवासी होते हैं, ये जाकर बसते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा, गोज, ये ई आ रहा है मतलब इमिग्रेंट, गोज मतलब चले गए। यहाँ पे इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब क्या है, ये आ रहे हैं। तो इमिग्रेंट जिसमें आई लगा होता है, आई फॉर इनकमिंग याद रखिएगा, ई फॉर गोज चले गए। तो यहाँ पर ये इनकमिंग जो होती है या आउट गोइंग जो भी यहाँ पे होता है, ये लीगल वे में होता है। गवर्नमेंट पासपोर्ट देती है अपने यहाँ रहने के लिए, कागज़ पत्र, डिफरेंट आईडी बनाती है। डिस्प्लेस्ड क्या है, कोई आपदा, कुछ भूकंप, सुनामी, तूफान टाइप का आ गया तो एक जगह से लोगों को दूसरी जगह बसा दिया गया, फिर उसके बाद फिर से जब टाइम आपदा का ख़त्म हो जाएगा तो फिर से लोग अपने स्थान पे चले जाते हैं। रिफ्यूजी अकेले कैसे होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, जिनको फोर्सली माइग्रेट कराया जाता है। जैसे अभी रोहिंग्या मुस्लिमों का जो एरिया है म्यांमार का, उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुआ, तो वो बांग्लादेश में, भारत में इस तरीके से आकर रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और रिफ्यूजी एक लिमिटेड संख्या में आए तो ठीक है, लिमिटेड संख्या से अगर बाहर हुई है तो वो उस देश के लिए बड़ी आपदा साबित हो जाती है। जैसे भारत में ही अभी टोटल रोहिंग्या आके अगर अगर यहाँ बस जाएं, हालांकि ऐसे भी यूरोप के कई देशों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितना भारत में रोहिंग्या रह रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ अगर वो बड़ी संख्या में जैसे यहाँ पे आके बस जाएं, तो वो जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उनके लिए, क्योंकि वो आउटपुट कम दे रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास रोहिंग्या
का जो या फिर जो और भी यूरोप में और अन्य देशों में देखेंगे रिफ्यूजी समस्याएं हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो फोर्सली उनको डिस्प्लेस किया जाता है। लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर एथनिसिटी का मामला हो गया, या फिर कुछ धर्म का मामला हो गया, कुछ जाति का मामला हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हर जगह होती हैं। तो इस तरीके से रिफ्यूजी जो कमज़ोर है वही मारा जाता है। ये मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थियरी है कि अब एक जंगल है, पूरे पृथ्वी एक तरीके से जंगल ही थी जब ये आदमियानव था। उस आदमी के पास दिमाग था तो इन्होंने कंप्यूटर और लैपटॉप बना लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी है उसमें जो कमज़ोर होता है उसी का शिकार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस जो हमारे पास फोर्स माइग्रेशन होता है उनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्यूजी हो गए। फिर एसाइलम सीकर क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन इनको दिया जाता है, बट हु क्लेम्स फॉर रिफ्यूजी स्टेटस हैव नॉट इट बीन डिटरमाइंड। तो यहाँ पे एसाइलम सीकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ जगहों पे कोई आपदा सुनामी कुछ इस टाइप की बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बहुत सारे लोग, जैसे भी गाजा वाला इशू देखिए, बहुत सारे लोग इजिप्ट में, बहुत सारे लोग लेबनान, जॉर्डन, इस तरीके के अन्य देशों में जा जाकर शरण ले रहे हैं ताकि उनकी मतलब युद्ध से वो प्रभावित ना हो, उनके बच्चे प्रभावित ना हो, उनकी डेथ ना हो, इस तरीके की चीज़। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला क्या है कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये क्या है, आल्दो दे डू नॉट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। और फिर इसके बाद IDPs आर फोर्स टू फ्ली देयर होम फॉर सिमिलर रीजन्स एज रिफ्यूजी बट रिमेन्स विद इन देयर ओन कंट्री। यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे भारत में देखेंगे तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था कि भारत में ही उनको एक स्थान पर रहने के लिए मतलब ना रहने के लिए मजबूर किया गया, तो देश के अन्य अन्य स्थानों पर रह रहे हैं प्रेजेंट में। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टेट लेस पर्सन, द इंडिविजुअल हु आर नॉट कंसिडर्ड नेशनल by the state and thus lack of legal recognition protection for the afforded by the citizen। स्टेटलेट पर्सन होते हैं कि जैसे भारत बांग्लादेश में कुछ देखेंगे, अभी जब भारत बांग्लादेश का बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो उसके जो मतलब कुछ गांव थे, लगभग 150 के आसपास, 100 से 150 के आसपास गांव थे जिनको भारत ना अपना मानता था ना उनको मानता था, बांग्लादेश वाले अपना मानते थे। अभी भी एक दो गांव ऐसे हैं जहां पर मतलब इंटरनेशनल स्तर पर देखेंगे कि इथोपिया और इजिप्ट वगैरह के आसपास, इथोपिया मतलब सॉरी सूडान और साउथ सूडान के बीच में विवाद है, तो उसमें कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर ना वो अपना क्लेम करना चाहता है ना वो दूसरे का। मतलब सोचिए कि ऐसे तो नॉर्मली ज़मीन की लड़ाई है पूरे बॉर्डर में, हर आदमी हर देश चाह रहा कि हमारा विस्तार हो, हमारा एरिया बढ़े, हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आए, इस तरीके की चीज़ें हर आदमी चाह रहा है। लेकिन वहाँ पर देखेंगे तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको मतलब कोई देश अपना क्लेम नहीं करना चाहता। उसकी उसकी अलग कंडीशन है, उसकी अलग कहानी होती है, वो जाके आप लोग पढ़िएगा वहाँ पे। तो उनको स्टेट लेस पर्सन कहा जाता है। फिर इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट माइग्रेशन, तो ये जो डिजास्टर्स होती हैं उनके कारण जो माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विच वी हु हैव गिवन द स्टेटमेंट एंड almost frantic desire to increase population prevalence in the country। तो ये जियो बोरिटो एक जो स्टेटिशियन थे, इनकी ये थियरी थी कि इन्होंने ये बोला कि इटालियन थिंकर थे, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि जियोनी बोरिट बोरी बोटिरो, यार इसका मतलब ऐसे नाम है का उच्चारण भी जो है मुश्किल है, तो जो भी है जीवी भाई साहब हम लोग जीवी शॉर्टकट में कह रहे हैं इनको। Author from late 60th century is known for making the statement an almost frantic desire to increase the population prevalence in all countries। ये फ्रेनेटिक डिज़ायर जो होती है, फ्रेनेटिक डिज़ायर का मतलब ये होता है कि जो आपके पास पॉपुलेशन है उसमें कुछ ऐसी नीड्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये लोग अनावश्यक तरीके से डिमांड करते हैं उन चीज़ों की कि उन चीज़ों पे मतलब उनका नियंत्रण हो, वो उनके रहन सहन के लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। जैसे आचार्य प्रशांत को आप सुनिए, या
अन्य किसी अच्छे आदमी को सुनेंगे तो उसमें वो यही बोलते हैं कि भारत में आज या पूरे विश्व में पॉल्यूशन समस्या नहीं है, हम लोग का रहन सहन लाइफ स्टाइल समस्या होती जा रही है कि हर आदमी को मतलब लग्जरी लाइफ जीना है। लग्जरी लाइफ जियोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कार्बन जो फुटप्रिंट है वो निगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो आदमी जो भी जैसे होता नहीं कि पुराने समय में कहा जाता है कि 5 पेड़ आम का, कुछ पेड़ ऐसे एक हम लोग के यहाँ कहावत है कि 5 पेड़ आम का, कुछ महुआ का पेड़, कुछ नीम का पेड़, इस तरीके से इतने आप लगा दीजिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग नर्क जैसी कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट इस तरीके का हो जाएगा कि आप स्वर्ग वाली लाइफ यहीं पे जी सकते हो। लेकिन आज के समय में थोड़ी सी सड़क चौड़ी हुई, सारे पेड़ काट के गिरा दिए गए। तो ये इन्होंने यही बोला था कि फ्रेनेटिक जो डिज़ायर हैं, जो मतलब अनावश्यक डिज़ायर्स हैं, जो आदमियों की इच्छाएं हैं अनावश्यक, उनके कारण ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे, चाहे वह इन्वायरमेंट हो, पॉपुलेशन हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू सीपी ब्लैकर विच इज़ द थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा लेट एक्सपेंडिंग होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट हमारी थोड़ी डिक्रीज होती है और डेथ रेट भी डिक्रीज होती है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डिक्रीज होती है। तो इसके कारण एक पॉपुलेशन मोमेंटम बना रहता है, जैसे भारत की पॉपुलेशन में है प्रेजेंट में, उसके कारण थोड़ी मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल द, अच्छा ये इसी का एक्सप्लेनेशन हो गया। स्टंटिंग, हाउ इज द स्टंटिंग ऑफ चिल्ड्रन। स्टंटिंग क्या होता है, हाइट फॉर एज, कि आपकी एज के अनुसार हाइट नहीं है, 10 पता लगा कि 40 साल आपकी एज हो गई और आपकी लंबाई उतनी बढ़ी नहीं। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे जब होती हैं तो इसको हम स्टंटिंग कहते हैं। स्टंटिंग के लिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया कि हाइट फॉर एज। फिर इसके बाद वेस्टिंग के लिए क्या कहा गया कि वेट फॉर हाइट। ठीक है, एज के अनुसार, सॉरी हाइट के अनुसार, एज के अनुसार अगर आपकी हाइट नहीं है तो स्टंटिंग हुआ, और हाइट के अनुसार आपका वेट नहीं है तो आप वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब कहते नहीं कि आप बेकार हो, वेस्ट हो, बूढ़ा हो, मतलब क्या कि आप बांस जैसे लंबे तो हो गए लेकिन कुछ है ही नहीं, तो आपको लोग हल्के में ले रहे हैं। इसलिए वेस्ट मत बनिए, भले ही हल्के रहिए लेकिन ऐसा रिजल्ट दीजिए कि प्रभाव लंबे समय तक पड़े। जैसे कहा नहीं जाता कि एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, या एक चूहे का बच्चा पैदा होता है, या बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हाथी का बच्चा जब पैदा हो, वो भेड़, बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो हर 6-7 महीने में पैदा हो जाता है। हाथी का बच्चा पैदा होता है तो 2 साल, लगभग 20 महीने 24 महीने का उसका टाइम पीरियड होता है। तो उसमें क्या है कि जब पैदा होता है तो धरती को ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ हुआ है, मतलब इतना भारी भरकम धम्म से होता है। उसी तरीके से अपनी वेस्टिंग मत करिए, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पाँव अंगत पाँव जमा लीजिए, वहाँ से हटिए नहीं। वहाँ से हटिए नहीं मतलब इस तरीके से अंगत पाँव जमाइए कि आप जो समाज है उसके लिए एक एग्जाम्पल बन जाइए। तो इसलिए वेस्टिंग, वेस्टिंग एक एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हैं कि आप जो है वेस्ट ना साबित हुई। वेस्ट उन्हीं ज़्यादातर लोगों को कहा जाता है जिनकी हाइट के अनुसार वेट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन भारत में उस समय 8.6% थी, और ये तो सेंसस के डेटा थे। 75th NSSO का जो हमारे पास सर्वे हुआ था उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर वार हाई, तो इसमें मेडिसिन पे था। जो हमारे पास भारत में जो सर्वेज होते हैं उसमें देखेंगे तो हमारे पास जो सर्वे के रिजल्ट आते हैं उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो भारत में टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है उसमें मेडिसिन पे जो है यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है। डॉक्टर फीस, बेड चार्जेस, डायग्नोसिस पे उतना नहीं होता जितना मेडिसिन पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर इंटायरली न्यू एरिया। न्यू एरिया के लिए कौन सा रिसर्च सबसे मतलब अच्छा होता है, तो एक्सप्लोरेटरी होगा। जिसको एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमारे पास उसको एक्सप्लेन, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम और सिचुएशन व्हेन देयर आर न्यू फ्यू आर नो अर्लियर स्टडीज। ठीक है, फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, गेन इनसाइट्स। फिर इसके बाद
अगला क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू यूज टू डेमोन्स्ट्रेट cause of effect relationship by manipulating one variable to determine if changes in one variable cause changes in another। तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया। क्वालिटी रिसर्च क्या होता है? क्वालिटी रिसर्च फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट थ्रू आउट थॉट आर एक्सपीरियंसेस थ्रू डिटेल और नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो गई है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? इसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक तरीका होता है, सिस्टमेटिक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना वाया स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक। फिर उसके बाद अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च is aimed at solving a specific practical problem of an individual group। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि इसमें टू इंक्रीज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब टाइप टू एरर क्या है? यहाँ पे टाइप टू एरर को डिफाइन करने के लिए क्या कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो यहाँ पे एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज, नहीं, एक सेकेंड, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू होता है, इट इज ट्रू नहीं। एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, मतलब ये ही लिखा जाता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट या डब्ल्यू बार, ये एक्सेप्टेंस रीजन हो गया गिवन एच वन, एच नॉट इज ट्रू और एच नॉट इज फॉल्स, ये हो जाता है हमारा बीटा, दैट इज टाइप टू एरर। ठीक है, तो आगे अब इसमें जब हमारे पास देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अबाउट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष मिशन। तो जो हमारे पास IMI, जो हमारे पास इंटेंसिफाइड, जो हमारे पास मिशन इंद्रधनुष था, इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन उस समय UGC नेट में गलत आया था और इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये लॉन्च किया गया था 2017 में, 4 फेज इसके पूरे हो गए थे। मिशन इंद्रधनुष के 4 फेज जब पूरे हो गए थे, तब उसके बाद 2017 में, अक्टूबर 2017 में इस मिशन को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत लॉन्च किया गया था, और जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि 90% हमारे पास इम्यूनाइजेशन करना है, टीकाकरण करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडिशनल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया गया था हाई रिस्किंग पॉपुलेशन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे उन चिल्ड्रंस पे विशेष फोकस किया गया था, स्पेशली इसके 2.0 या फिर 3.0 जो वर्जन था, इसके भी अलग अलग फेजेज आए थे। उन फेजेस में उन लोगों पे विशेष फोकस किया गया था जो कोरोना काल में वैक्सीनेशन से छूट गए थे। जैसे कोविड वैक्सीन के दौरान कुछ लोगों को जो डिफरेंट बच्चों को टीका लगते हैं, वो टीका जो छूट गए थे उन पे विशेष फोकस किया गया था, जैसे हेपेटाइटिस बी, BCG, इस तरीके के जो टीके लगते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग चारों इसके ऑप्शन सही थे और इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग गलत आंसर माने हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जब नेशनल जो हेल्थ सर्वे होता है, नेशनल जो हेल्थ सर्वे होता है, इसमें एक चीज़ ये बताई जाती है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो एक हाउस होल्ड किन चीज़ों पे हमारे पास चीज़ें एक्सपेंड करता है या किन चीज़ों पे उसका खर्चा बढ़ता है, उसके लिए यहाँ पर ये बताया गया था कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होता है, वो 63% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम है भारत में, और ये काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपीय कंट्रियों से अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल चिल्ड्रेन टीथ वुड बिकम चाकी वाइट, मतलब इस तरीके से हल्का सा जो पीला पड़ जाता है बच्चों का दांत, किस तरीके से मतलब किस कारण से होता है? ये नॉर्मल फ्लोराइड के कारण होता है बच्चों में। अगर फ्लोराइड की अधिकता हो जाए, जैसे स्पेशली बिहार और पंजाब का एरिया देखेंगे वर्तमान में, तो वहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस तरीके से फ्लोराइड की जब मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें दांत पीले हो जाते हैं लोगों के थोड़े से। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द
फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स इन रिसर्च। तो इसमें जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स के बीच में स्टेटमेंट या फिर रिलेशनशिप की बात की जाती है तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है। अब इसके बाद अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज रीप्ड मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये ईस्ट एशिया है हमारा अपना प्यारा भारत जिसको कहते हैं कि इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत ही ज़्यादा है, भले ही लोग बेरोजगार बैठे हैं यहाँ वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर टी इन आईपैट इक्वेशन। आईपैट इक्वेशन में टी का मतलब क्या होता है? ये टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है। यहाँ पे टी फॉर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो टेम्परेचर नहीं होता, टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है। और ये आगे एक्सप्लेन किया गया है कि आईपैट इक्वेशन में आई इन्वायरमेंट के लिए होता है, पी पॉपुलेशन के लिए होता है, ए अफ्लुएंस एरिया होता है, टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द सेक्स रेशियो इन इंडियन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेक्स रेशियो है उसको कौन प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ ये प्रभावित करता है, सेक्स डिफरेंशियल इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी ये भी प्रभावित करता है, सेक्स सेलेक्टिव जो माइग्रेशन होता है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता भारत के सेक्स रेशियो पे। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपुल लिविंग इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में हमारे पास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग गोवा में रहते हैं, लगभग 62% के आसपास इनका वो मान है या नंबर है। तो 62.2% जो हमारे पास परसेंटेज की बात किया है, अगर नंबर्स की बात करता तब वहाँ पे ये डेटा अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे दिल्ली में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया अगर टोटल स्टेट्स की बात कर लेता पूरे भारत में तो दिल्ली होता, मतलब जिसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स में देखेंगे तो हमारे पास गोवा है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगोग्राफिक मेथड बेस्ट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन बिटवीन सेवरल प्लेसेस। तो यहाँ पर देखेंगे सेवरल प्लेसेस के बीच में जब हमारे पास इनका मतलब माइग्रेशन पैटर्न हमें डिसाइड करना होता है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर हम लोग फ्लो चार्ट का, फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्लो डायग्राम। अब इसके बाद अगला है कि अच्छा ये डॉट इज आल्सो नोन एज डॉट मैप एंड इज अ टाइप ऑफ थीमेटिक मैप यूज टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी और वैल्यूज ऑफ फिनोमेना, इस तरीके की चीज़ों का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्लो डायग्राम में देखेंगे आल्सो नोन एज फ्लो मैप, और इसके लिए माइग्रेशन पैटर्न, ट्रेड रूट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मूवमेंट ऑफ गुड्स, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम यहाँ पे फ्लो चार्ट का हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद पाई चार्ट के लिए बेस्ट ये होता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल वेरिएबल होता है। सिंगल वेरिएबल का यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हैं, एक परिवार का, एक फैमिली का, एक या एक देश के बजट का। इस तरीके से देखेंगे जब भारत में बजट आता है तो उसमें पाई चार्ट कई सारे दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका फ्लो डायग्राम हो गया। अब इसके बाद 150 पीपल हैं, किसी में हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेस ए, द टोटल पॉपुलेशन इज दिस टू बी। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें इसका मान कैलकुलेट करना है। इसका कि 150 आदमी माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेस ए हुज टोटल पॉपुलेशन इज 5000 टू प्लेस बी हुज टोटल पॉपुलेशन इज 6000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे जब भी हम माइग्रेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है, इस माइग्रेशन के फार्मूले को यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कि नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड अपॉन टोटल पॉपुलेशन 150/5000। ठीक है। जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन देखी जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बी की भी पॉपुलेशन दे दी गई है। जैसे हमें भारत का माइग्रेशन पता करना हो कि भारत में कितना परसेंट माइग्रेशन होता है, तो भारत से यूएसए या फिर अमेरिका, सॉरी यूरोप, किस तरीके से जो लोग जा रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है, तो टोटल माइग्रेटेड पीपुल अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका की पॉपुलेशन का मतलब वहाँ पे माइग्रेशन काउंट करेंगे, वहाँ इमिग्रेशन काउंट होगा आई। ठीक है। तो आगे आएंगे हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैप्चर्ड बाय हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम सिस्टम HMS। तो इसमें देखेंगे बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग वगैरह की बातें इन पे नहीं होती। फर्टिलिटी वाइज सर्विसेज डिलीवरी ये तो देते हैं लोग, ट्रेनिंग टू वेरियस कैटेगरीज ये नहीं होता। ये एक भारत सरकार का DOPT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ, तो वो डिसाइड करता है कि भारत में किस तरीके के लोगों की ट्रेनिंग होगी, क्या चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाएंगी, किस तरीके से डिफाइन की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन और इसके फिर हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है उस पर यहाँ पे दिया गया है। पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हेल्थ इंडिकेटर निकालते हैं, फिर मॉनिटरिंग इनकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस पास्ट। ये 2005 में जो है मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उस समय 2005 में इसको पास किया गया था, और उसी समय के आसपास RTI कानून भी देश में लागू हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में ये शुरू किया गया था, या एक्ट आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर ऑब्जर्व इन सेंसस। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंसस में एरर्स जो आती हैं, उनको किस तरीके से कौन कौन सी हम एरर जो है यहाँ पे आती हैं, जिसको हम एक तरीके से कहा जाए तो नॉन सैम्पलिंग एरर भी कहेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के दौरान ही आ रही हैं। तो यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग एज ये भी हो जाएगा, और फिर ए प्रेफरेंस ऑफ एज एंडिंग विथ सर्टेन डिजिट। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई आदमी बैठा हो कहे कि उसके लिए बोल दिया गया कि आज आपका लकी नंबर 6 है, 10 है, 5 है, तो पता लगा कि सबकी जनसंख्या 5 लिख रहा, 15 लिख रहा, 65 लिख रहा, 75 लिख रहा, इस तरीके से लिखता चला जा रहा है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा है क्या कि एज अननोन आर नॉट स्टेटेड। तो हाँ, ये भी होता है, नेट काउंट ऑफ द ओल्डर एज, ये तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन यहाँ पे ABD आपका ABC सॉरी आंसर हो जाएगा। तो मिस रिपोर्टिंग होती है, फिर उसके बाद एज विथ सर्टेन डिजिट्स का इशू होता है, फिर उसके बाद एज अननोन टू आर नॉट स्टेटेड का भी एक इशू होता है। तो अब इसमें क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन यहाँ पे देखेंगे तो रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ABCD। ठीक है, मीडियन नहीं होता, मीडियन होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर एसोसिएटेड विद द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है ABCD। लीनियरिटी होनी चाहिए, होमो स्कैर्सिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और नॉर्मलिटी होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे नहीं होता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है, देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, लीनियरिटी होनी चाहिए, होमो स्कैर्सिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और नॉर्मलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक्स आर अनबायस्ड। सैम्पल मीन तो अनबायस्ड होता है, ये हम लोग पढ़े ही हैं, और फिर सैम्पल वेरिएंस नहीं होता है। ठीक है, सैम्पल वेरिएंस नहीं होता है, तो डी ऑप्शन जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। तो डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ABD। सैम्पल वेरिएंस नहीं होता यार। अनबायस्ड स्टेटिस्टिक फॉर दोज हुज एक्सपेक्टेड वैल्यू आर इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ T बराबर कोई भी G थीटा के अगर बराबर है तो उस केस में, अच्छा ऑप्शन की कमी है क्या। अच्छा हाँ, ऑप्शन की कमी है, ऑप्शन की कमी है उस केस में, तो फिर यार क्या ही किया जाएगा। फिर इस केस में हमारे पास सैंपल मीन तो अनबायस्ड एस्टिमेट होता है पॉपुलेशन मीन का। सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं कि सैंपल मीन स्क्वायर भी कह सकते हैं। सैंपल मीन स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन यहाँ पे हटेगा, फिर C हटाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे C हटेगा तीनों में से, क्योंकि पॉपुलेशन मीन के लिए ही तो ये अनबायस्ड होते हैं। सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेट होता है पॉपुलेशन मीन के लिए। यहाँ पे ऑप्शन की कमी के कारण यहाँ पे ये चीज़ें लगाई जा रही, नहीं तो A और B होना चाहिए था, D आंसर नहीं होना चाहिए था। सैंपल वेरिएंस नहीं होता, सैंपल मीन स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेट होता है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द सीनियर सिटीजन अंडर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सन्स IPOP इन इंडिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी हमारे पास ओल्ड एज के लोग हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम होगी उनके लगभग लगभग चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज होम,
तो ये ओल्ड एज होम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के निकल लेते हैं बीबी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वो गलत है। लेकिन ओल्ड एज को मेंटेनेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर करती है। मेंटेनेंस ऑफ रिस्पाइट केयर होम्स, ये भी। फिर उसके बाद मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ये भी होती हैं, क्योंकि ये लोग वृद्ध होते हैं तो चल नहीं पाते हैं, और चल नहीं पाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में समस्या होती है। इसके लिए इनको मतलब मोबाइल यूनिट्स दी जाती हैं, मतलब मोबाइल मेडिसिन या फिर मोबाइल जो हॉस्पिटल है उसको एक तरीके से कहा जाए एम्बुलेंस सेवा दी जाती है उनके लिए। फिर इसके बाद ओल्ड एज पेंशन, ये नहीं यहाँ पे आता है यार, ओल्ड एज पेंशन तो नहीं दी जाती। पेंशन दे रहे होते तो इन सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पेंशन दे रहे होते तो ओल्ड एज होम में कोई बच्चा अपने बाप को नहीं भेजेगा। अगर 50,000 आपके किसी घर में बूढ़ों की, अगर बूढ़े लोग हैं उनकी अगर 50,000 1 लाख रुपए पेंशन आ रही है, तो उनको तो रगड़ रगड़ के तेल मालिश करेंगे रोज़ कि दादा हमारे 100 साल 200 साल 500 साल जिंदा रहें, क्योंकि दादा को कुछ करना नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, एक तरीके से कहा जाए, कि जो ओल्ड एज की समस्याएं, ओल्ड एज होम की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं देश, ठीक है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, फिर ये डी हटा दीजिए, डी हटते ही ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज होम, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेडिकल, मोबाइल, फिर डे केयर सेंटर्स, फिर हेल्पलाइन, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी, इस तरीके की सीनियर सिटीजन प्रोग्राम चाइल्ड, यूथ और कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी में जागरूकता फैलाते हैं ज़रूर कि आप अपने माँ बाप को मत निकालिए। जागरूकता फैलाने से थोड़ी ना होता है, उनकी एज उस तरीके से, उनकी एजुकेशनल लाइफ स्पेशली महिलाओं की इस तरीके से आप बनाइए कि मतलब वहाँ पे मतलब इस तरीके की समस्याएं ना आए देश में या समाज में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन द माइग्रेशन हाइपोथेसिस इज नॉट propounded बाय इवर्टली। इवर्टली की थियरी यहाँ पे मतलब कौन सा इसमें नहीं आया था। तो इसमें अगर देखेंगे तो इवर्टली थियरी जो हमारे पास इसमें नहीं दी गई थी, वो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ये AD आंसर है इसका। तो यहाँ पर आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इवर्टली थियरी ऑफ माइग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि 2 फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होते हैं। इनके 4 मतलब कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उसमें पुश फैक्टर क्या होता है कि ये नेगेटिव कंडीशन होती है सरकमस्टांसेस की, जिसमें लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन में क्या है, लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, फिर पुअर लिविंग कंडीशन हो, फिर नेचुरल डिजास्टर हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, सोशल या फिर अनरेस्ट या डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की चीज़ें हो। फिर पुल फैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है फॉर डिफरेंट लोकेशन डेस्टिनेशंस। इसमें क्या है कि पुल फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर मतलब खींचना किसी चीज़ को, वो अपनी ओर खींच रहा चीज़ों को। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं भी हो, हायर वेज हो, जैसे लोग सऊदीया और UAE वगैरह चले जाते हैं भारत से। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशन हो। फिर उसके बाद एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ या फैमिली रीयूनिफिकेशन की बात हो, जैसे विराट कोहली को देखेंगे तो जाके लंदन में बस गए, तो वहाँ पर देखेंगे तो वो फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली के लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं। तो इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल की यहाँ पे बात होती है। तो कुछ जो बैरियर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने इंडिया से अमेरिका आप माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ बीच में इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल जो है जो होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मतलब माइग्रेशन में बाधा पहुँचाते हैं कि आप भारत से उड़ के अमेरिका तो जा रहे थे, बीच में आपको स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन, पोर्टुगीज़ या पुर्तगाल, इस तरीके के लोग दिख गए, सुंदर सुंदर लड़कियां दिखी, आप वहीं कूद गए, ठीक है तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल है कि आप जहाँ डेस्टिनेशन पहुँच रहे हैं उसके बीच में ही आपको रोक लिया गया या बाधा पहुँचा दी गई। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला, अच्छा एक चीज़ इसमें और होती है, चौथा फैक्टर होता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर होता है जिसमें आपका एजुकेशन हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई कि आपको यहाँ पे भारत में एजुकेशन नहीं समझ में आई, आप अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, तो वो भी यहाँ पे माइग्रेशन एक तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू।
तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कोहर्ट रिफ्लेक्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ रियल पीपल, हाँ ये सही है। फिर कोहर्ट TFR टोटल फर्टिलिटी रेट आर डिस्ट्रॉयड बाय द ट्रांजिएंट पीरियड इफेक्ट, नहीं ऐसा नहीं कह सकते यार। टोटल फर्टिलिटी रेट डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड नहीं होती। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द अप टू डेट कोहर्ट TFR, हाँ एक चीज़ ये होती है कि अप टू डेट का मतलब एकदम एग्जैक्ट TFR कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है यार, क्योंकि लोग बच्चे पैदा हो गए फिर उसको कैलकुलेट करना है, जैसे पूरे पूरे का पूरा समाज जो है इतना जागरूक हो कि जैसे बच्चा पैदा हो उसको अपडेट कर दे, कोई सिस्टम ऐसा बना हो, तब तो TFR एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसमें सर्वे होगा फिर तामझाम होगा, तो उस तरीके की चीज़ों में फिर ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी हट गया, सॉरी सी हट गया और ये हट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा ही यार, चौथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कोहर्ट रिफ्लेक्स एक्सपीरियंस ऑफ रियल पीपल, हाँ ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, सिंस 2000 विच डिजीज हैज़ कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम डेथ ग्लोबली, तो किस कौन सी बीमारी ने विश्व स्तर पे सबसे अधिक जो है डेथ क्रिएट की है, तो उसमें देखेंगे हमारे पास, तो ये हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ भारत या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है मतलब ये डेथ क्रिएट करती हैं, डेथ का कारण बनती हैं। फिर उसके बाद क्या है कि एलेक्स कॉलम क्या डिफाइन करता है, तो एलेक्स कॉलम यहाँ पे डिफाइन करता है हमारा कि सर्वाइवल एट एग्जैक्ट एज, तो किसी भी चीज़ का सर्वाइवल एट एग्जैक्ट एज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये एलेक्स कॉलम डिफाइन करता है। ये चीज़ें मतलब पिछले पेपर्स में अच्छे से पढ़ी गई हैं कि मतलब जब हमारे पास लाइफ टेबल होती है तो उसके जो अलग अलग कॉलम होते हैं, कैपिटल एल एक्स, स्मॉल एल एक्स, फिर E0, फिर TX, फिर मतलब और जो उसके प्रोबेबिलिटीज़ और QX जो या PX जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो चीज़ें अच्छे से पढ़ी गई हैं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ही इसीलिए निपटाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को देखने से पहले अगर आप लोग पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा, तभी इसको देखिए। कारण ये है कि इसमें जो चीज़ें पिछले पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मतलब स्किप कर दिया गया है, नहीं तो इसमें इवर्टली की थियरी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। फिर माइग्रेशन, डिफरेंट टाइप के माइग्रेशन कैसे होते हैं, नियोनेटल, पेरिनेटल, इस तरीके की डेथ्स क्या होती हैं उनकी चर्चा अच्छे से की गई है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएशन विद माइग्रेशन ऑफ द पीपल, तो ओरिजिन होता है, डेस्टिनेशन होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस फिर हमें देखने पड़ेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज आर एसोसिएटेड विद द माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेशन ऑफ पीपल, अच्छा रिवर्स रिमिटेंस, ये भी है, कम्युनिटी बेल्ट ये भी है। आप माइग्रेशन कब करते हो यार, जब अपनी मतलब कुछ लागू होता नहीं कि कुछ लोग, ये सभी कारण हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब आप लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप भाग लोगे। फिर उसके बाद क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अच्छा ऑप्शन मिल गया, डेमोग्राफी आप पढ़ ही रहे हो, पॉपुलेशन स्टडीज, आपको सुंदर सुंदर लोग मिले और भाग गए आप यहाँ छोड़ के वहाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि रिवर्स रेमिटेंस, जैसे आप सऊदी अरेबिया, UAE इस तरीके के लोग जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, अच्छा कमाते हैं, कुछ पैसा भारत में भेजते हैं, तो रिवर्स रेमिटेंस के केस में भी यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। कम्यूटिंग बेल्ट, कम्यूटिंग बेल्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी अपनी जो है बिरादरी के लोग वहाँ रह रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो, हालांकि ये गलत होता है, तो अच्छा इसमें चारों ऑप्शन सही होगा फिर। ये गलत होता है लेकिन फिर भी आदमी वो करता ही है, जैसे आप लोग भी हॉस्टल या घर पे जहाँ रह रहे होगे कोशिश से करते हो कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हों अपनी ही बिरादरी के हों। और दुर्भाग्य भारत का ये है कि लोग बिरादरी तो ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन बिरादरी में ही सबसे ज़्यादा भारत में विवाद है। भारत के टोटल केसेस अगर उठा के देख लिए जाएँ तो सेम बिरादरी, सेम भाईचारे, सेम मतलब की चीज़ में लगभग भारत के 60 से 70% केसेस हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग इन सब में चीज़ों में इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर काज ऑफ अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल एक तरीके से देखें हमारे पास, तो इसका यहाँ पे
अर्बन स्प्रॉल मतलब क्या कि जो हमारे पास जो शहर है वो उसमें अचानक वृद्धि किस तरीके से होती है, मतलब जो अर्बन एरिया अगर कोई डेवलप हो गया तो वहाँ पे क्या होता है कि हाई लैंड प्राइस एट कोर, मतलब जो अंदर का एरिया होता है किसी भी शहर के जो इंटरनल पार्ट होता है जिसको सिविल लाइन्स का एरिया नॉर्मली कहा जाता है, वहाँ पर कोई भी अगर अर्बन डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे ज़मीन के रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद लेस पॉल्यूशन आउटसाइड द सिटी, पॉपुलेशन के आउटसाइड, हाँ ये बात तो दिल्ली का ही देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर देखेंगे जितने अंदर जाएंगे उतने भयानक पॉल्यूशन है, जितने बाहर आएंगे उतने कम पॉल्यूशन है। एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे भी होती है। तो ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रीजन फॉर माइग्रेशन अवेलेबल फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब जो सेंसस भारत में होती है उसके कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जहाँ पर हमारे पास माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास जो माइग्रेशन होता है वो एम्प्लॉयमेंट के कारण माइग्रेशन होता है, मैरिज के कारण माइग्रेशन होता है, इन्वायरमेंटल माइग्रेशन, वायलेंस भी होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग, ये सभी चीज़ों के कारण होता है। कोई प्रोजेक्ट बनने लगा तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है, वायलेंस हो गया तो भी हट जाते हैं लोग, इन्वायरमेंटल कुछ माइग्रेशन हो गया, इन्वायरमेंट मतलब क्या, भूकंप सुनामी वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ गई, जैसे उड़ीसा आंध्र प्रदेश वगैरह में देखते हैं आप लोग। फिर मैरिज, भारत में मैरिज के कारण सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, और वो भी महिलाओं का, ये आपको पिछली क्लासेस में बता ही दिया गया है। फिर इसके बाद ये चीज़ें यहाँ बताई गई, एक्सप्लेन की गई। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोपाउंड द न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज ऑफ लेबर माइग्रेशन। तो यहाँ पे जो लेबर का लेबर माइग्रेशन, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन है सी और डी, ठीक है, ये मतलब तीसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो माइग्रेशन थियरी होती है, लेबर्स का माइग्रेशन जो होता है, इन्होंने एक ससान तास्किया और सॉरी लेविस डब्ल्यू अथर और रेनिस गुत्सव और जे सी एच फी, इन्होंने मिलकर यहाँ पे ये अर्बन माइग्रेशन की थियरी दी थी। ये अभी अर्बन मतलब माइग्रेशन थियरी किसी एक आध जो है क्लास में, अभी आगे की क्लास में जहाँ पे लेबर थियरी की बात हुई है, लेबर थियरी पे एक दो क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे, वहाँ पर इसकी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। शायद एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा 2021 या 2020 का है। अभी जब वो पेपर आएगा तो उसमें हम इन थियरीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी। सीबीडी जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इनका क्या मतलब हमारे पास रोल होता है। तो सेंट्रल जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं इसमें क्या होता है कि हाई लैंड वैल्यू होती है, मास ट्रांजिट सिस्टम होता है, फिर स्पेसियस एंड ग्रीन, ये तो कहना मुश्किल है यार, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेसियस एंड ग्रीन कहाँ होता है। जो दिल्ली वगैरह का देख लीजिए, सीबीडी मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोई भी अगर जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, इसमें देखेंगे स्पेसियस और ग्रीन कहाँ रह गया, सब तो काट के जो है लंबा कर दिए पेड़ ओड़। तो इसलिए सी हटा दीजिए आप, जैसे ही सी हटाएंगे आपके आंसर मिल जाएगा 80, ठीक है। तो हाँ ये हो गया, एबीडी आंसर हो गया। मास ट्रांजिट सिस्टम होता है, स्पेसियस ग्रीन नहीं होता, ये चीज़ें तो यहाँ पे वाइल सम सीबीडी हैव ग्रीन स्पेसेस, लेकिन दिस इज जनरली नॉट डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबीडी, मतलब अब जो नए टाउनशिप बन रहे हैं उसमें यहाँ पे इसका ध्यान रखा जाता है ग्रीनरी का और इसका। अरे यार बड़े पेड़ मोटे पेड़ काट के इतने बड़े से छोटे से पेड़ लगा दिए जाते हैं, उसको ग्रीनरी बोली जाती है। वो ग्रीनरी नहीं है हमारे हिसाब से, वो तो मूर्खता है, ठीक है। वो मतलब 100 साल का इतना मोटा सा पेड़ था, उसको काट के आप गिरा दिए, फिर उसके बाद कह रहे हो कि हमने इसके स्थान पे 10 पेड़ लगा दिए। जितना वो बड़ा पेड़ हजारों टन जो कार्बन को कैप्चर करता था, हजारों टन कार्बन साल भर में वो कंज्यूम करता था, अब इत्तू इत्तू सा पेड़ लगा के आप उसको क्या सोचते हो कि लगा के इतने बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ आप लगा के कहते हो कि हमने ग्रीनरी कर दी, छोटे छोटे फूल लगा दिए, छोटे छोटे कुछ लगा दिए, तो ग्रीनरी उसको नहीं कहा जाता, उसको एक तरीके से हमारी नज़रों में अगर देखा जाए तो मूर्खता कही जाती है, ठीक है। वो ग्रीनरी उसको नहीं कह सकते हम लोग यहाँ पे, बस कहने को हाँ ऑन पेपर चाहे जो भी कह दीजिए ग्रीन है हमारा, जैसे
कहते नहीं कुछ लोग कि हमने गार्डनिंग की हुई है। गार्डनिंग का मतलब क्या कि घर की छत पे इतनी बड़े गमले में धनिया लगा दिए, इतने में लहसुन लगा दिए, इतने में प्याज लगा दिए, एक ठो नींबू का पेड़ लगा दिए, इतना बड़ा हुआ, 4 ठो फल गया। तो उसको गार्डनिंग नहीं कहते दोस्त। उसको ये कहा जाता है कि हाँ, आप ठीक है, आपको शौक, आप अपनी मतलब इच्छाओं की, मतलब आप जो आपकी जो अंतरात्मा है कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ, हमने ग्रीनरी कर ली, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वो चीज़ें मतलब यहाँ पे ग्रीनरी कर ली, उसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रीन हो गए। उसके लिए काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे पूर्वजों ने किया था कि जहाँ भी जो रास्ते होते थे, रास्ते के दोनों साइड फलदार पौधे लगाते थे। वो आम के, नीम, जामुन के, या फिर कोई और फल, अमरूद के, इस तरीके के फल लगाते थे। उनका विज़न ज़्यादा बड़ा था, हमारा विज़न नहीं हुआ है उतना बड़ा है। हम तो पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ नहीं, पेड़, कोई भी पेड़। उसमें क्या था, उन्होंने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा था। इन्वायरमेंट में जो अन्य मतलब जीव जंतु हैं, उनका भी स्पेशली ध्यान रखा जाता था कि अगर हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास गेहूँ चावल है, हमने घर में अपना बनाया, खाया और सो गए। जो हमारे पास इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चिड़िया हैं, बंदर हैं और कुत्ते बिल्ली जानवर हैं, जो और जानवर हैं, उनका पेट कैसे भरेगा? उनके लिए फलदार पेड़ लगाए जाते थे, तो वो उनको खा के अपना पेट भरते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास, इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, जितना आप समझेंगे वो। फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज आर कार्सियोजेनिक? कार्सियोजेनिक कौन कौन सा होता है? तो कार्सियोजेनिक का मतलब जो हमारे पास कैंसर कारक होते हैं। तो कार्सियोजेनिक में अगर देखेंगे तो हमारे पास जो पॉल्यूटेंट होता है वो होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये बेंजीन वगैरह होते हैं। तो ए और सी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना नहीं होता, लेड वगैरह इतना नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर हो रहा होता तो गाड़ियों में, बाइक्स में यही ज़्यादातर धुआं निकल रहा, लेड ही निकल रहा है, तो सभी मर गए होते अब तक। ठीक है, उतना नहीं होता, होता है लेकिन हार्मफुल ये होता है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होता कि कैंसर कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सेक्स रेशियो एट बर्थ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सोर्स? तो अब इसमें यहाँ पे लगभग सभी होते हैं, एसआरएस भी होता है, नसो, एनएफएचएस और डीएलएचएस, जो मतलब एबीसी। अच्छा, इसमें देखेंगे तो क्या है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इसमें जनरली, नॉर्मली अगर हमें अगर देखा जाए तो हम इसको एनएसएसओ को हटा सकते हैं। एनएसएसओ में क्या होता है, डिफरेंट और टाइप के सर्वे होते हैं, इनका मेन टारगेट ये नहीं होता बर्थ और ये सब कैलकुलेट करना। तो सी ऑप्शन हटते ही आपका आंसर ये आ जाएगा, बी, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे, सारा बुलेटिन के माध्यम से आईएमआर और डिफरेंट टाइप के सेक्स रेशियो सब बताए जाते हैं, लेकिन एनएसएसओ में कंडक्ट करता है लार्ज स्केल सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज। ठीक है, तो ये इनका मेन फोकस ये नहीं होता सेक्स रेशियो पर, नॉट टाइपली फोकस ऑन सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, फिर एनएफएचएस और डीएलएचएस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल स्तर पे जो सर्वेज होते हैं, ये इनका मेन काम ही यही होता है कि हेल्थ और सेक्स रेशियो या फिर इस तरीके की चीज़ों की जानकारी देना। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पर इसके देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, जो समय रिपोर्ट आई थी, तो यहाँ पर देखेंगे कि हेल्थ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10% ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ टोटल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। उस समय जो यहाँ पे ये सर्वे हुआ था, उसमें 10% से ज़्यादा यहाँ पे मंथली आदमी एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा था हेल्थ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा है हेल्थ एक्सपेंडिचर 40% ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ नॉन फूड कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखेंगे ए बी डी आंसर है, तो डी है फोर्स्ड ऑन मोर्टेज एंड देयर एसेट्स। ये ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स के बेस पर ये क्वेश्चन था, एक तरीके से कहे जाते हैं करंट के क्वेश्चन थे उस समय के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स पीएम मातृत्व वंदन योजना, पीएम एम वाई वाई।
ये उस समय एक योजना लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उसमें क्या कहा गया था कि जो हमारे पास वय वंदन योजना है, इसमें ये कहा गया था कि इसका ऑप्शन 4 है, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू हुआ था, उसको ये तो करेक्ट था इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन इसमें यहाँ पे कहा गया कि जो हमारे पास वोमेंस हैं वो 5,000 रुपये महीने उनको 5,000 रुपये मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। और फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये प्रेगनेंसी मतलब हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात की गई थी इस मतलब योजना के तहत। तो उनको 5,000 रुपये खाने पीने के लिए दिया जाता था प्रेगनेंसी 3 किस्तों में। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या लैक्टिंग मदर के लिए इन not in government jobs who have their pregnancy delivery after this are eligible। मतलब एक 17 के बाद जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, उनके लिए ये योजनाएं आई थी। देखिए अभी जैसे मतलब 2024, 25, 26 में जब भी पेपर होगा, तो जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट योजनाएं होती हैं या वो योजनाएं जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड होती हैं, वही पूछी जाती हैं। जैसे मिशन इंद्रधनुष था, ये बहुत पहले की योजना है, जिसके तहत वैक्सीनेशन भारत में किया जा रहा है, बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाया गया। और उसके बाद फिर उसी को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया, IMI कर दिया गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर इन पे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें क्या है कि हार्मोनल कंट्रासेप्टिव कौन सा नहीं, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। तो हार्मोनल इसमें कंट्रासेप्टिव है। तो हार्मोनल ध्यान में रखिएगा, कंडोम नहीं होता। कंडोम क्या होता है कि मतलब ये हार्मोनल कंट्रासेप्टिव नहीं होता। कंट्रासेप्टिव मतलब बच्चों को मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए चीज़ें होती हैं, और कंडोम नहीं होता। तो कंडोम को अगर यहाँ पे बी हटा देंगे हमारे पास, तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बी हटते ही तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ पे अब डिस्क्रीट वेरिएबल बताना है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल जल्दी से आप लोग बता दीजिए खुद ही, क्या ही बताया जाए इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और फिर उसके बाद इनकम ऑफ ए पर्सन। इनकम नहीं कह सकते हैं, इनकम क्योंकि वेरी करती है। जो काउंटेबल हो, जो काउंटेबल हो तो उसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ फेसेस इन डाइस, ये भी है होगा। एज, एज भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो मल्टीप्लायर में हो सकती है, तो ए डी ऑप्शन होगा। बाकी और ऑप्शन होता तो एक आध और सोचा जा सकता था। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू नॉमिनल स्केल वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो नॉमिनल स्केल वेरिएबल्स के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए और डी, पाई कोफिशिएंट और क्रैमर्स वी जो है स्टेटिस्टिक जो होता है, ये इसकी बात कर रहा है। तो फाई जो कोफिशिएंट होता है मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू बाइनरी या नॉमिनल वेरिएबल की बात करता है। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड या ऑर्डिनल वेरिएबल, नॉट नॉमिनल। ठीक है, नॉट नॉमिनल, ऑर्डिनल वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पे बताता है ये कोरिलेशन। फिर पियर्सन्स है, पियर्सन्स में क्या करते हैं, लीनियर कोरिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। ये इंटरवल और रेशियो वेरिएबल होते हैं, नॉट नॉमिनल होते हैं। फिर इसके बाद क्रैमर्स होता है। फिर इसमें क्या है कि टू नॉमिनल वेरिएबल के बीच में, दो नॉमिनल वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि ये एक तरीके का एसोसिएशन नहीं है, ये मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्सन है एक तरीके का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इसको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज हैं इनको हम मिलाने के लिए डायरेक्ट आंसर का इस्तेमाल करेंगे। तो इनका किंग्सले डेविस और इस तरीके की थियरीज देखेंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, और पहला ऑप्शन सही है तो इसमें देखेंगे क्या है। किंग्सले डेविस की जो थियरी थी, इसको द पॉपुलेशन, या इन्होंने इनका इनका जो काम था, इनका जो वर्क था, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पे इन्होंने, किंग्सले डेविस ने काम किया था। सर विलियम पैटी, इन्होंने काम किया था कि वर्क इन पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कर संडर जो यहाँ पे थे, ये
द पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे इन्होंने काम किया था। फिर जॉन ग्रांट, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक डेमोग्राफी भी कहा जाता है, और ये नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अप फॉर द बिल्स एंड मॉर्टेलिटी पे इन्होंने बात की थी। अब इसके बाद अगला इसमें यहाँ पे है, इसका देखेंगे तीसरा आंसर है, थर्ड आंसर यहाँ पे लगाया जा रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन साइज, तो ये एक तरीके का मेज़र होता है। फिर लाइव टेबल क्या होती है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से कलेक्ट की जाती है। काज ऑफ डेथ में इसमें क्या डिटरमाइन थ्रू द वर्बल ऑटोप्सी। फिर इसके बाद बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन होता। देखिए ये चीज़ें क्या है कि जब थियरी की क्लास हुई हैं तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए जब तक आपको थियरी नहीं पढ़े हो, इसको एक कहानी के तरीके से सुनने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये हिंदी या इतिहास या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आपको सुनने में मज़ा आएगा, कहानी है। ठीक है, तो अब यहाँ अगला क्वेश्चन है टी टेस्ट, अनपेयर टेस्ट, वन वे टेस्ट। तो इस पे तो आप लोग पहले से यहाँ पे देख सकते हैं कि टी टेस्ट हमारे पास क्या होता है। टी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम करते हैं कि मीन ऑफ वन ग्रुप की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद अनपेयर टी टेस्ट में क्या करते हैं, मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की बात करते हैं। फिर वन वे क्लासिफिकेशन में क्या है कि मोर देन टू ग्रुप की बात करते हैं। एक सेकेंड, मोर देन टू ग्रुप की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल डेटा की बात करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से वही बातें, तो अब इसका यहाँ पे आंसर देख लिया जाए, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर है, और इसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है। जब इसका पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको जस्ट बता दिया जा रहा है कि जो ग्रुप है L1 क्लासेस का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे पीडीएफ, सारे जितने भी आपके यहाँ पे क्लासेस होती हैं उनके लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग एट एज x2y, ly अपन lx हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन एज, तो lx माइनस एग्जैक्ट एज x, एग्जैक्ट एज y के बीच का डिफरेंस। नंबर ऑफ पर्सन ईयर लिव बिटवीन दिस x एंड y, तो यहाँ पे tx और ty का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये दूसरा आंसर सही है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो होमर फैट जो थे ये नोन फॉर सेक्टर मॉडल। फिर बर्गेस जो थे यहाँ पे कंसेंट्रिक जोन मॉडल इनके लिए था। फिर हैरिस एंड उलमान ये थे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल्स के लिए। किंग्सले डेविस यहाँ पे साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिर से इसमें देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन सही है। ये थियरीज हैं, इवर्डली की थियरी आपको बताई गई है, विलियम जेम्स की थियरी बताई गई है, ये दोनों थियरी, रेवेंस्टन की थियरी बताई गई है। पिछले मतलब जो क्वेश्चंस हैं पिछले ईयर के, उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया गया है आपको। तो रेवेंस्टन थियरीज में क्या है, लॉ ऑफ माइग्रेशन होता है। वर्टली की थियरी में क्या है, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल की बात होती है इन माइग्रेशन। फिर उसके बाद विलियम जेम्स की बात है, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल की बात होती है। सैमुअल सफ़र की बात है, तो नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद डुअल लेबर थियरी या इस तरीके की जो हमारे पास है, तो इसमें देखेंगे हमारे पास क्या है कि डुअल जो लेबर मार्केट थियरी होती है पायर की है। फिर कुमुलेटिव कॉजेशन जो है गुनार मेडल की है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन अर्निंग माइकल टुडेरो है। फिर हाउस होल्ड इकोनॉमिक ऑफ माइग्रेशन, ये स्टार्क की थियरी है। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिर इसके बाद यहाँ पे इसका जो आंसर है फोर्थ है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके एक्सप्लेनेशन है। इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ का यूज नोन एज कुजनेट्स कर्व विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम इनइक्वलिटी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रो हार्लेम and Brundtland is known for her work on the sustainable development, particularly throughout Brundtland Commission. Brundtland Commission आप देखेंगे तो 1972 के आसपास गठित हुआ था, जिसमें ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी, जो उस समय भारत में 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया था। फिर उसके बाद उसी समय भारत में 1972 और 74 में देखेंगे तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। उसी समय पॉपुलेशन कंट्रोल पे, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ पे या डिफरेंट चीज़ों पे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे उस समय देश में।
फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एसोसिएशन विद द अल्बर्ट हिस्मैन। फिर उसके बाद क्या है कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो एसोसिएशन विद द एंड्रयू गुडी। ठीक है, थोड़ा सा इनके नाम अलग सलग हैं यार, तो पढ़ने में कोई, कुछ लोग, एक दो लोग मैसेज किए थे कि आप उच्चारण अच्छा नहीं है, तो यार उच्चारण इनका क्या ही अच्छा करोगे, भारत के होते राम श्याम सीता गीता इस तरीके से होते तो उनका उच्चारण अच्छा होता। फिर अगला है, इसमें देखेंगे तो हाँ, ये सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। फिर इसमें देखेंगे इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये 86 में आया था। यही तो ही बात कर रहे थे, जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट 1972 में आई थी, उसके बाद ये भारत में ये काम हुए थे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट 80 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये 72 में था। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास मुदलियार आयोग था। मुदलियार आयोग यहाँ पर देखेंगे तो ये रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस। अच्छा, मुदलियार आयोग में जो है ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज के लिए एक जो है मतलब व्यवस्था करने की बात की गई थी। जैसे IAS IPS इस तरीके के होते हैं, उसी तरीके से ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज के लिए एक एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी। और ऑल इंडिया लेवल पे मेडिकल का, हालांकि देखेंगे जो स्वास्थ्य होता है वो स्टेट सूची का विषय होता है, सॉरी समवर्ती सूची का विषय होता है, उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इनका ये मानना था मुदलियार आयोग का कि ये सेंट्रल सूची का विषय होना चाहिए, जिससे हेल्थ पर काम अच्छा हो सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ कानून है, अगले स्टेट में कुछ कानून है, तो वहाँ पे बहुत बवाल होता है। फिर चड्ढा का मिशन था इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल प्रोग्राम्स एट ऑल लेवल्स। इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल प्रोग्राम्स का मतलब क्या होगा, एक के बाद एक जो गवर्नमेंट योजनाएं लागू करती है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। हज़ार मतलब 100-200 से ज़्यादा योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं गरीबों के कल्याण के लिए, लेकिन गरीबों का कल्याण कहीं नहीं हुआ। मतलब आज़ादी के बाद से देखेंगे तो आदमियों का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन इतना नहीं इम्प्रूव हुआ कि वो इतना अच्छे से कह सके ये चीज़ें कि हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया था कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें आदमी अपना नाम, एज, सोशल स्टेटस इस तरीके की चीज़ें भरे, तो उसके लिए क्या एक मतलब क्या क्या योजनाएं चल रही हैं देश में, किसका उसको फ़ायदा मिल सकता है, वो अपने से आ जाए इंटरनेट पे। उसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात की गई थी। फिर खट्टर सिंह कमेटी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर्स स्कीम। फिर मुखर्जी का मिशन था, फिर डीलिंग फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ विथ अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखेंगे तो इसका फोर्थ आंसर है, और यहाँ पर इसका जो आंसर दिया गया है, डेटा ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड। तो ये टाइम सीरीज डेटा होता है, डेटा कलेक्टेड फॉर सेम पॉइंट, तो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, डेटा ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन टाइम पीरियड, ये पैनल डेटा होता है। फिर डेटा हैविंग एलिमेंट बोथ ऑफ सीरीज क्रॉस पूल्ड डेटा ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला ये क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे द फॉलोइंग मेजर डिजीज कवर्ड बाय स्पेशल सर्वे ऑफ सेंसस डेथ रिपोर्ट 2010-13 अंडर द SRS सिस्टम यूजिंग वाइबल ऑटोप्सी गिवन बिलो। अरेंज, इनको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए AB इस तरीके से ABDE, और तीसरा आंसर है यहाँ पे। ये उस समय जो है 2000, यहाँ पे देख रहे हैं 10-13 की रिपोर्ट है, ये 10-13 की रिपोर्ट है। इतने में क्या है कि आपको ये चीज़ें तो सही बात है कि याद नहीं रह जाती हैं, याद नहीं रह जाती, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि किस तरीके की भारत में डेथ होती है ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे प्री मेच्योर या लो बर्थ वेट वाले बच्चों की डेथ होती है। फिर उसके बाद देखेंगे तो बर्थ एफेक्सिया एंड बर्थ ट्रामा। फिर उसके बाद D ऑप्शन है नियोनेटल न्यूमोनिया होता है। फिर उसके बाद C होता है कंजेंटल एनोमलीज होता है। फिर सेप्सिस होता है। तो ये चीज़ें बीमारियां हैं, एक तरीके से इनकी डेथ की बात की गई है। तो ये एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
एज पर पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग सेंसस ईयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हायर टू लोअर इन सेक्स रेशियो। तो अब ये बताइए कि भारत में सेक्स रेशियो किस साल, जो अब तक की जितनी पॉपुलेशन हुई है या पॉपुलेशन की काउंटिंग जहाँ पे भी हुई है, उनमें कौन कौन सा सेक्स रेशियो, मतलब किस ईयर में सेक्स रेशियो सबसे अच्छा था। ये हालांकि आंसर वहाँ पे गलत दिया था। तो यहाँ पे 1901 में सबसे अच्छा, मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो था, फिर उसके बाद 11 में हुआ, फिर यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद 21 में और डिक्लाइन हुआ, फिर स्लाइटली इम्प्रूव हुआ 31 में, फिर उसके बाद, मतलब ये कहने का कि हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बता ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले 1901 में सबसे अच्छा था, फिर 21 में, फिर 11 में, हाँ 11 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 21 में और डिक्रीज हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और फिर इसके बाद जो है, तो उसके बाद जो है मतलब यहाँ पे दूसरे वाले सर आ गए हैं तो थोड़ा सा, तो इसके बाद मतलब यहाँ पर देखेंगे तो एक निश्चित पैटर्न यहाँ पे मतलब सेक्स रेशियो का बताया ही नहीं गया या कुछ होता ही नहीं है। 1901 में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो था, 1911 में थोड़ा सा सेक्स रेशियो कम हुआ क्योंकि उस समय मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब बीमारियां देश में फैली हुई थी। फिर 1921 में सेक्स रेशियो में डिक्लाइन फॉल हुआ, उसमें जो पॉपुलेशन थी भारत की या पूरे वर्ल्ड की, उसमें देखेंगे तो उसमें एक रैपिड जो है कमी आई थी। क्यों? क्योंकि 1914 से 1919 तक लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे एक चेंजेस आए थे। फिर 41 में थोड़ा सा बढ़ा, 31 में थोड़ा बढ़ा, फिर 41 में थोड़ा सा और घट गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। तो ये चीज़ें मतलब फ्लैक्चुएटिंग हैं, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द, अच्छा हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत था यहाँ पे। इस तरीके के जब भी आंसर पूछे कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब है कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ हो रही हो, डिक्रीजिंग का मतलब कंटिन्यूसली वो चीज़ें घट रही हों। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सैम्पलिंग स्कीम फ्रॉम द बेस्ट टू वर्ड्स। तो अब इसमें आप ये बताना है आपको कि सबसे अच्छी सैम्पलिंग स्कीम कौन सी होती है, फिर सबसे बेकार सैम्पलिंग स्कीम कौन सी होती है। तो अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास सैम्पलिंग सबसे अच्छी होती है उसको हम यहाँ पे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम आपको सैम्पलिंग पढ़ाए हैं तो उसमें बताया गया है कि यस आर यस WOR और यस आर यस WR, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इसमें ये बेस्ट होती है इसके कंपैरिजन में। अब जब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पे हम लोग आते हैं तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से तो थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बी ऑप्शन आपके पास कहीं शुरुआत नहीं हुई है, या तो ए है या फिर डी है या सी है। तो कोटा और कन्वीनियंस सैम्पलिंग सबसे बेकार सैम्पलिंग मानी जाती है, क्योंकि इसमें मतलब जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है कि अपने अनुसार सैम्पलिंग करना। मान लीजिए आपको भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाना है कि बहुत अच्छा है, लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है, देश में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो आप यहाँ पे सैंपल कहाँ से लेंगे? नॉर्थ दिल्ली से ले लीजिए, मुंबई के एरिया से ले लीजिए, नॉर्थ दिल्ली या साउथ दिल्ली के एरिया से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नेताजी लोग रहते हैं, ये तो बेरोजगार है नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मुंबई के एरिया से ले लीजिए, चेन्नई से ले लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास सैंपल आ रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग के माध्यम से जो हमारे पास सैंपल आएगा वो उसमें एक बेस्ट रिजल्ट हमारे पास प्रोजेक्ट होगा। इसी कन्वीनियंस सैम्पलिंग को कभी कभी हम लोग जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग भी कह देते हैं। हालांकि तीनों में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग पर्पजिव सैम्पलिंग लगभग उनका उद्देश्य एक ही होता है कि एक फिक्स्ड रिजल्ट को हमें दिखाना होता है। कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम लोग कि उसमें स्पेशल कोटा लगा देते हैं, जैसे आप लोग आरक्षण का मैटर ही देख सकते हैं कि चाहे उसमें जो भी आरक्षण के मैटर हैं, चाहे SC ST EWS या फिर इस तरीके की जो भी मतलब चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, उसमें नेताजी ने अपना कोटा दे दिया कि हमारे इन बच्चों का होना चाहिए। तो अब नेताजी अपना कोटा दे दिए तो उसके बाद कुछ लोग बाहर होंगे ही। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जाए कि ये भी उस तरीके से वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय एग्जाम में, ये क्वेश्चन गलत था। क्यों?
क्योंकि सबसे बेस्ट अगर इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, फिर इन दोनों में किसी को डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सी अच्छी होती है कौन सी खराब, ये सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था, मतलब बी और ए यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, ए बी ऑप्शन था, इसलिए ये गलत हो गया। फिर उसके बाद डी और सी कहीं ये दोनों सैम्पलिंग अच्छी होती नहीं है, ठीक है, इन कंपेयर टू SRS WR या WOR, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरीके की हम सैम्पलिंग यहाँ पे करते हैं, और ये स्टार लगा हुआ है। ABDC यहाँ पे ऑप्शन माना गया है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग में अगर आपको चूज़ करना हो तो थोड़ा सा कोटा सैम्पलिंग हम लोग चूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोटा सैम्पलिंग के एक पोर्शन में लगाया जाता है, कुछ किसी एक निश्चित पोर्शन में लगाया जाता है, बाकी में हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही करते हैं वहाँ पे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या करते हैं, टोटली अपने कन्वीनियंस देखते हुए अपना मतलब हमको जो रिजल्ट लाना है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। हमें जो रिजल्ट लाना होता है उस मतलब उसको देखते हुए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो अब जब इस तरीके की योजनाएं जब आई हों तो इस तरीके की योजनाओं में फिर से यहाँ पे देखा जाएगा। तो जो योजनाएं चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना हो, फिर उसके बाद जननी सुरक्षा योजना हो, तो इसमें आप जब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जननी सुरक्षा योजना आई थी लगभग जो है ये 70-80 के दशक में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम लिखा है तो मान के चलिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट की ही योजना रही होगी। तो प्रेजेंट टाइम में 2022 का पेपर है तो मोदी गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक ट्रिक बैठा सकते हैं इससे कि 2014 के पहले की ही जो है मतलब कुछ रही होगी चीज़ें। तो अब यहाँ पर और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी की योजना थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये भी मतलब उज्ज्वला और उजाला योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो योजनाएं थी जिसके माध्यम से एक में सिलेंडर लोगों को बांटे गए जो उज्ज्वला योजना के तहत, और उजाला योजना के तहत LED बल्ब जो देश में बांटे गए डिफरेंट मतलब लोगों के लिए सस्ती रेट पे ताकि बिजली का कंजम्पशन देश में कम हो सके। तो उस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये पहले डी आएगा मतलब क्या कि जो हमारे पास जननी सुरक्षा योजना है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था इंदिरा गांधी का ये जो मातृत्व सहयोग योजना जो थी IGMSY, ये 2010 में आई थी मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में। फिर ये 2005 में, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, हाँ जननी सुरक्षा योजना 2005 के तहत आई थी, यहाँ पे शायद हम गलती से बोल गए हैं 70 के दशक में। ये मातृत्व जब मतलब मॉर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए जब आपको बताया गया था, अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे 1972 में जब एक स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ पर ये कहा गया था कि भारत की या फिर उस समय जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ जो है मतलब इन्वायरमेंट जो है हमारा डिग्रेड हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कानून बनाए गए भारत में। फिर 1974 में इन्वायरमेंट की चर्चाएं हुई जिसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व या फिर डिफरेंट जो रिजर्व बनाए गए, टाइगर रिजर्व, इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए। फिर उसके बाद इसी के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो एक भारत में जो कानून लाया गया, नसबंदी कार्यक्रम लाया गया। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो 86 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें हुई। तो उसी समय यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना नहीं, मातृत्व एक योजना थी, मातृत्व मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे 70-80 के दशक में एक योजना वहाँ पे लाई गई थी। हालांकि PDF में हम इसको जब इंक्लूड करेंगे तो PDF में इसको हम डाल देंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जननी सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पे जो महिलाओं की जो मॉर्टेलिटी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कम करने के लिए यहाँ पे 2005 में एक योजना ये लाई गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जो मातृत्व सहयोग योजना है 2010 की थी। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2015 में आई थी। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी। अब इसके बाद
अगला है कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जब भी देखेंगे तो हमारे पास ये 2020 की रिपोर्ट है, 2020 का डेटा पूछा था, अभी 2024 की रिपोर्ट आ गई है बेस्ड ऑन 2022 का डेटा। तो इसको लेटेस्ट डेटा के अनुसार पढ़िएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो वर्तमान में इसमें जब यहाँ पे भारत का जो ये सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, ये सीक्वेंस उस समय गलत था 2020 डेटा के अनुसार। और यहाँ पर जो भारत की इंडेक्सिंग है उस समय 131 थी, और इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे मतलब जो वर्स्ट कंट्रीज थे ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो नेपाल और पाकिस्तान थे। श्रीलंका ने अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आज भी मतलब 2024 की भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें श्रीलंका ने अच्छा परफॉर्म किया है भारत की तुलना में, चाहे वो हंगर इंडेक्स रहा हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों में। तो ये जब हम करंट अफेयर के जो क्वेश्चन जब इसमें सॉल्व कराएंगे डेटा से रिलेटेड, तो उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे उस क्वेश्चन को। फिर इसके बाद ये चूंकि पुराने पेपर हैं तो पुराने पेपर के करंट अफेयर के अनुसार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको वहाँ पर तो हम मतलब 2022 के अनुसार तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है 2024 के डेटा के लिए, क्योंकि HDI या हंगर इंडेक्स या फिर जो भी डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जारी करे या भारत में कोई एजेंसी जारी करे, RBI या नीति आयोग इस टाइप के, तो वो आपके लिए स्टैटिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो डेटा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर यहाँ पे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज शेयर इन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो USA के माध्यम से या चाइना, दोनों में कभी कभी कंपटीशन लगा रहता है कि पीछे होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये 2014 की रिपोर्ट थी, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार चूंकि ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, ये थोड़ी सी बायजनेस रिपोर्ट होती है। लेकिन जब हम UNDP की रिपोर्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो उसमें यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रहती है, कभी किसी रिपोर्ट में USA ऊपर होता है, कभी चाइना। भारत हमेशा तीसरे नंबर पर रहता है। अगर यहाँ पे फिर उसके बाद चौथे नंबर पे यूरोपीय यूनियन रहता है, EU। फिर उसके बाद यहाँ पे रसिया का नंबर आता है। EU को मतलब ये 21-22 देशों का, अभी शायद प्रेजेंट में इसमें 20 देश हो गए हैं। तो इसमें जो 18-20 देश हैं उनका एक समूह है, उन समूह के जस्ट आसपास यहाँ पर देखेंगे तो भारत और EU के बीच में ऊपर नीचे कुछ यहाँ रैंकिंग होती रहती है अलग अलग समय पे। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये 2014 का डेटा था, उसमें पूछा गया था। हालांकि अब जो पूछा जाएगा उसके अनुसार हमारे पास जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट शायद 2021 या 22 के आसपास आई थी, तो उसके अनुसार हमारे पास डेटा पूछा जाएगा। ये करंट वाले चैप्टर्स में आपके ये कवर कराए जाएंगे जब भी हम इसका अभी लेटेस्ट जब इसका करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो ये जो 2014 के अनुसार इसमें डेटा था, इसमें चाइना को ऊपर दिखाया गया था, उसके बाद USA को, तो मतलब B के बाद A आया था, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, B के बाद A और A के बाद B, मतलब ये कहने का कि टॉप 2 कंट्रीज हर एक रिपोर्ट में आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर लोअर टू हायर इन रिस्पेक्ट ऑफ SDG इंडेक्स। और SDG इंडेक्स जो भारत में जारी करता है वो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। अब SDG इंडेक्स की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, तो ज़्यादातर जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और साउथ इंडियन स्टेट्स जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की वहाँ पे बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात की गई है। मान लीजिए भी इसमें केरल कर्नाटक का नाम होता है तो वो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा। केरल की रिपोर्ट सबसे अच्छी आती है, हर SDG में वो टॉप पे रहता है लगभग भारत में। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो इनका ऑप्शन था, पहले UP था, फिर उसके बाद बिहार था। तो यहाँ पर देखेंगे BAC-DF-DE इस तरीके से ऑप्शन है नीति आयोग में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कोर के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे बिहार की 52th रैंक थी। फिर UP का स्कोर स्लाइटली बेटर देन बिहार, मतलब स्लाइटली बेटर देन मतलब ये जो है लगभग 52 से ऊपर रहे होंगे, ठीक है।
क्योंकि ये पुराना डेटा है, पुराने डेटा का बहुत मतलब नहीं है, 2020-21 का डेटा है। जो एसडीजी इंडेक्स हैं ये लगभग हर साल आते हैं या हर दूसरे साल आते हैं। जैसे भारत में भी वन रिपोर्ट नहीं आई है, वन रिपोर्ट से कई क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो वन रिपोर्ट 21, 23, 25 इस तरीके से मतलब चलती है। तो अभी जो 23 के आसपास जो रिपोर्ट आई थी वही रिपोर्ट चल रही है। हालांकि इस साल मतलब वन रिपोर्ट आनी चाहिए थी, अभी आई नहीं है। हो सकता है कि 2025 की शुरुआत में या फिर समथिंग मार्च के आसपास आ जाए। तो अगले एग्जाम में आप लोग वन रिपोर्ट पर विशेष फोकस करिएगा, वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद एसआरएस बुलेटिन की रिपोर्ट्स भी आने वाली होंगी अभी, मतलब दिसंबर के आसपास या फिर आगे जो मतलब आने वाले 1-2 महीने हैं उसमें आ जाएगी। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एसआरएस बुलेटिन की रिपोर्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पुराने डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरेंज करना है हमें फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे तो कन्वर्जन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, सबसे पहले यही हुआ था। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ था। फिर इसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये 1977 में हुआ था, यही अभी जस्ट बता रहे थे। इसी के तहत एक योजना भी आई थी उस समय मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए, स्पेशली इन्फेंट मॉर्टेलिटी और एमएमआर मैटरनल मॉर्टेलिटी दोनों को, ठीक है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ईपीआई इसका 1974 में इसी का एक्सपेंडेड जो मिशन इंद्रधनुष की भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मिशन इंद्रधनुष इसी के आसपास शुरू हुआ था। फिर इसके बाद जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कंबाइंड एक तरीके से कंबाइंड रूप में मिशन इंद्रधनुष के तहत लाया गया था। फिर 2015-16 में मोदी गवर्नमेंट ने उसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम नाम रखा, जिसके तहत जो दूर दराज के एरिया है देश में उनको इम्यूनाइजेशन मतलब प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो यूआईपी है ये भी 85 में लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड ये 92 में लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 में। अब फिर इसके बाद अगला क्या है कि अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है हाई टू लो इन एमएमआर एज पर एसआरएस 2018। देख लीजिए कितना पुराना डेटा पूछ रहा है। इस पुराने डेटा के अनुसार आंसर तो आपको दे दिया गया है, ये डेटा आपके अब किसी काम का नहीं है। एसआरएस बुलेटिन जो अभी लेटेस्ट में आई है 2023 में जो आई है उसी को आप लोग पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। तो ये आपका आंसर था और विशेष मतलब का नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में ऊपर नीचे हुआ है, और फिर इसके बाद यहाँ पे यूपी। तो इन चीज़ों के बीच में एग्जैक्ट डेटा जब आपको मतलब इसका एसआरएस बुलेटिन की जब क्लास होगी एसआरएस में, उसमें जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी। हालांकि ये 2018 का डेटा आपके किसी मतलब का विशेष नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कथन कारण की। इसमें कथन लिखा गया है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज्ड एबव 60 ईयर्स इज इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर देखेंगे जब हमारे पास एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ेगी तो उसमें एज्ड पीपल की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ेगी। जैसे भारत में देखेंगे तो लगभग 65 या 67 ईयर्स के आसपास जो है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो उसमें देखेंगे तो अब के लोग आज़ादी के बाद से अगर देखेंगे, आज़ादी के आसपास देखेंगे तो 30 से 40 साल के आसपास जो है भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी। लोग कब मर जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो इस केस में यहाँ पर मतलब क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 67 ईयर्स है, 67 साल के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। यही जापान वगैरह का देखेंगे तो लगभग ये 100 साल के आसपास, 80 से 100 साल के आसपास इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एवरेज लाइफ। तो वहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एज्ड एबव 60, एज्ड एबव 60 में यहाँ पर देखेंगे तो ये लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जब यहाँ पे लोगों की संख्या कब बढ़ेगी, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या कि दोनों जो है ऑप्शन सही हैं और दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन हैं।
ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि एज्ड पीपुल, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो मतलब ज़्यादा 60 साल की एज से जो प्लस लोग हैं, उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी। भारत में जैसे भी कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। मतलब क्या कि 18 से या 15 साल से, कहीं कहीं 15 से 64 लिया जाता है, कहीं 18 से 59 साल तक लिया जाता है। ये अलग अलग एजेंसीज अलग अलग बताती हैं। लेकिन भारत में देखेंगे तो अभी ज़्यादातर पॉपुलेशन भारत की इसी एज ग्रुप में है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, एक साल मतलब कुछ दिनों तक अगर सब कुछ ठीक ना रहा, तो यही जब एज आज के 20-25 साल बाद देखेंगे तो भारत में एज्ड लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर उस केस में चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो और ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे चाइना की पॉपुलेशन है, चाइना की पॉपुलेशन में क्या है, वर्किंग एज ग्रुप के लोगों की संख्या कम हो रही है, और ओल्ड एज जो लोग हैं, मतलब जो वृद्ध लोग हैं, उनका जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो वो एक तरीके से मतलब देखा जाए तो वो गलत होता है किसी भी देश के विकास के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए लार्ज वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑब्जर्व इन द डेटा ऑन वेट कलेक्टेड फ्रॉम क्लास एक्स स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। फिर उसके बाद इसमें लिख रहा है कि it indicates more spread in the data set and the data point tend to away from the mean value। तो अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कि कोई हमारे पास डेटा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है। मतलब क्या कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कम है वहाँ पे। तो यही कह रहा है कि ए लार्ज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑब्जर्व इन ए डेटा ऑन वेट कलेक्टेड फ्रॉम एक क्लास, मतलब जो हमारे पास एक्स है या क्लास 10th जो भी कहिए यहाँ पे, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, इट इंडिकेट्स मोर स्प्रेड इन द डेटा। मोर स्प्रेड का मतलब क्या है कि जब बताया ना स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अधिक है, तो इसमें क्या है, इस पर्सन जो फैलाव है, जो वेरिएबिलिटी है, वो उसमें ज़्यादा होगी। तो इसका इंडिकेशन यही है, मतलब ESD ज़्यादा है तो उसमें स्प्रेडनेस ज़्यादा होगी। मतलब क्या कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ऑप्शन करेक्ट होंगे और एक्सप्लेनेशन यही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें द रेट ऑफ सिजेरियन डिलीवरीज इंक्रीज ऑलमोस्ट 7 फोल्ड टाइम्स NFHS 1 जो 1992-93 में हुआ था, एज कम्पेयर टू NFHS 4 जो 15-16 में हुआ था। ये एक डेटा है, इसका ध्यान में रखिएगा कि इसको मतलब आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो आप यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि NFHS पहला जब हुआ था 92-93 में, उसकी तुलना में 2015-16 में सिजेरियन डिलीवरीज जो है लगभग 7 गुना बढ़ गई। हाँ, तो ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले देखेंगे तो हॉस्पिटल इतने नहीं थे, तो अब सिजेरियन डिलीवरीज जो है 7 गुना यहाँ पे बढ़ गई हैं लगभग, ये टाइम पीरियड देखेंगे तो। फिर उसके बाद द राइजिंग ट्रेंड ऑफ सी सेक्शन रेट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द मेडिकल रीजन्स एलोन। तो अब यहाँ पे सी सेक्शन का मतलब सिजेरियन जो सेक्शन है, इसको केवल मेडिकल रीजन से हम नहीं कह सकते कि इसी के कारण केवल बढ़ी हुई है। मतलब क्या कि लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ रही है तो लोग अच्छी सुविधाओं के लिए जो है हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं, ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में महिला की या बच्चे की डेथ ना होने पाए। तो इसलिए यहाँ पर दोनों रीजन्स जो है यहाँ पे सही होंगे और एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी होंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया लीड्स टू ए स्क्यूड सेक्स रेशियो विथ एक्सेस फीमेल एट ओरिजिन। फिर इन द मोस्ट ऑफ द केसेस मेल माइग्रेशन आउट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो माइग्रेशन होता है, इसमें माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया लीड्स टू ए स्क्यूड सेक्स रेशियो। स्क्यूड सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि ज़्यादातर देखेंगे तो जो अभी पैटर्न जो हम लोग देख रहे हैं, तो महिलाओं को ज़्यादातर लोग शहरों की तुलना में माइग्रेट कम कराते थे, चाहे वो एजुकेशन रहा हो या कोई भी हमारे पास रोजगार का विषय रहा हो या फिर कोई जॉब का विषय हो। ठीक है। कोई भी जॉब का इशू रहा हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें रही हों, बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो महिलाएं नौकरी में थी, नौकरी से हटवा दी गई, फिर इस तरीके से
और बीच बीच में अगर ये ज्योति मौर्य जैसा केस होता रहेगा तो और भी जो है मतलब इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में स्क्यूनेस होती है। स्क्यूनेस होने का मतलब क्या है कि उसमें जो ग्राफ है हमारे पास उसमें फ्लक्चुएशन है कि कभी लोगों ने अच्छा उनके पास इन्वायरमेंट हुआ, किसी लड़की कोई लड़की गांव में किसी अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो गई तो उस गांव के लोग जल्दी से मतलब सभी माइग्रेट कर जाते हैं पढ़ाई के लिए शहर में, फिर वहाँ मेल फीमेल नहीं ध्यान रखा जाता। लेकिन अगर वहीं पे जो है दो चार लोग या शहर में आए, तैयारी किए, नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर अगली पीढ़ी को उसको झेलना पड़ता है। अगली पीढ़ी में कहा जाता है कि अरे फलाने का लड़का गया था और यहाँ पे उसका कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, चलो नौकरी करो, यही खेती बाड़ी करो, ट्रक चलाओ। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो यहाँ पे ये स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है। मतलब कथन जो है सही है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेल माइग्रेंट आउट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर केस में जो मेल माइग्रेशन होता है, जो आदमियों का माइग्रेशन होता है, लाइवलीहुड के लिए होता है। ऑब्वियस सी बात है। दिल्ली या फिर मुंबई जैसे बड़े शहरों में देखेंगे तो यूपी बिहार के ही लोग ज़्यादातर भरे हैं। किस लिए? नौकरी के लिए। तो लाइवलीहुड के लिए ही वहाँ पर ज़्यादातर लोग भरे हैं। तो ये स्क्यूनेस तो होती है, लेकिन यहाँ पे ये लाइवलीहुड के लिए मेल का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अब ये सी बात है, दोनों कथन सही होंगे और इसके एक्सप्लेनेशन होंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मेल का जब माइग्रेशन होता है तो सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड के लिए होता है। ठीक है। और जो हमारे पास सेंसस 2011 का डेटा कहता है कि अगर भारत में टोटल माइग्रेशन की बात की जाए तो फीमेल्स का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। अगर मेल फीमेल दोनों का हम एक साथ अगर कंबाइंड स्टडी करें तो फीमेल्स का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, और वो भी इसका कारण क्या होता है? मैरिज। ठीक है। मैरिज के कारण लगभग जो है 50%। अब ये सी बात है यार कि महिलाएं, जो भारत में परंपरा है कि महिलाओं की शादी होती है तो महिला पुरुष के घर जाती है रहने के लिए। एक तरीके से भले ही वो एक गांव से दूसरे गांव में ही हो रहा हो, लेकिन वो अपना निवास स्थान, अपना डेस्टिनेशन छोड़ के या अपना ओरिजिन जो उसका मूल प्लेस है वो छोड़ के दूसरे के घर रहने जाती है, लड़के के घर। तो वो एक तरीके का माइग्रेशन ही माना जाता है। ठीक है। तो ये दो डेटा आप लोग याद रखिएगा कि मेल का माइग्रेशन लाइवलीहुड के लिए होता है, फीमेल का माइग्रेशन नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में मैरिज के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेन स्टरलाइजेशन रेट इन इंडिया इज एज लो एज लेस देन 1% ऑफ द NFHS डेटा। ठीक है। मेन स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि पुरुष नसबंदी जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब भारत में देखेंगे तो यहाँ पे नसबंदी महिलाओं की तुलना में पुरुषों की नसबंदी कम होती है। अब ये सी बात है, जनसंख्या नियंत्रण रखना केवल महिलाओं का काम नहीं होता, ये पुरुषों का भी काम होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे NFHS 4 जो डेटा 2015-16 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही कम है मेन स्टरलाइजेशन। फिर उसके बाद लो मेल स्टरलाइजेशन इज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मतलब पुरुषों की महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी पे विशेष गवर्नमेंट ने फोकस भी नहीं किया, और उस तरीके की भारत में सुविधाएं भी उस तरीके से नहीं हैं। अवेलेबिलिटी अब तो हो गई है, लेकिन पहले जब जब का ये डेटा है 2014-15 का डेटा है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये कम ही था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन केवल यही एक कारण इसका नहीं हो सकता। इसलिए बोथ ऑप्शन तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? स्पाउस वायलेंस, स्पाउसल वायलेंस टू वुमेन इंक्रीजेज इन एज हस्बैंड्स फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंक्रीजेज। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब आदमी पियक्कड़ होगा तो मारपीट होगी ही महिलाओं के साथ। और महिलाएं अगर पियक्कड़ निकल गई तो वो गाली गलौज करेंगी, कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी ही। फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरा कारण क्या है कि एन एजुकेशन ऑफ वुमेन इंक्रीज मोस्टली फिजिकल सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस डिक्रीजेज। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं कि जैसे जैसे हमारे पास महिलाओं की एजुकेशन बढ़ेगी, उस केस में हमारे पास जो इस तरीके के मतलब फिजिकल सेक्सुअल या इमोशनल जो वायलेंस हैं, इनकी संख्या में कमी आएगी। तो इसमें देखेंगे तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर उसके बाद अगला है तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI। फिर से इसकी बात कर रहे हैं कि ये उस समय का डेटा था, लेकिन ये डेटा के नहीं, ये इसके कंसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे। और फिर यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी GDI SDI के डेटा की बात होगी तो लेटेस्ट डेटा पे आप लोग पढ़िएगा। ठीक है।
तो इसमें जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स एवरेज अचीवमेंट ऑफ हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर एडजस्टेड इनइक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जिस तरीके से एडजस्टेड निकाला जाता है उसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट भी एडजस्टेड निकाला जाने लगा है, एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है कि GDI कैप्चर ऑल डायमेंशंस दैट कैप्चर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग वही पैरामीटर्स इसमें भी कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आज की ये क्लास थी। 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी संपर्क की स्थिति में, किसी भी समस्या की स्थिति में इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अब अगले संडे को अगला जो इसका पेपर हुआ होगा, 2022 में एक पेपर और हुआ था UGC नेट का पॉपुलेशन स्टडीज़ का, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे हम लोग 2015 तक का। तो एग्ज़ाम से पहले कोशिश ये की जाएगी कि लगभग सभी पेपर्स आपको सॉल्व करा दिए जाएं। और चूँकि 100 क्वेश्चन टोटल एक ही क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी क्लास लंबी होगी, तो इसको आप लोग एक स्टेप में नहीं 2 स्टेप में आप देख सकिए, या फिर अलग अलग जो है ब्रेकिंग के साथ आप लोग देखिए, जिससे आपको देखने का इच्छा हो उस तरीके से आप लोग देखते रहिए। और 11 क्लासेस के लिए साथ जुड़े रहने के लिए आप 11 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करेंगे तो ये इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पे आप लॉगिन करके बाकी डिफरेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।